गाइस आपके लिए मैं कैपिटल गेन के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो लेकर आ चुका हूँ और हम यहाँ पे करीबन 6 क्वेश्चन जो हैं वो करेंगे, जिसके बाद आपको कैपिटल गेन पे काफ़ी अच्छे से कॉन्फिडेंस आ चुका होगा। और उसी बीच मैं आपके जो भी टॉपिक्स, अभी जो 7 वीडियोस हमने कैपिटल गेन पे अपलोड करी हैं, उनमें से जहाँ भी आपको दिक्कत रही होगी तो मैं हर कॉन्सेप्ट को, जो जो हमारे क्वेश्चंस के थ्रू आते रहेंगे, उन सभी कॉन्सेप्ट्स को एक एक बार दोबारा से बताता चलूँगा। और मुझे लगता है कि कई लोगों को एग्जाम्शन में अभी भी दिक्कत है, तो मैं सारी जो एग्जाम्शन है उनको भी डिस्कस कर दूंगा और विद थ्योरी डिस्कस कर दूंगा। यानी जो वहाँ पे मैंने कोड फॉर्म में लिखा था, मतलब शॉर्ट शॉर्ट में चीज़ें लिख कर आपको बताई थी, तो यहाँ पे मैं आपको लाइन बाय लाइन उन्हें पढ़ के और एक एक चीज़ें जो है आपको क्लियर कर दूंगा। तो देखते हैं फिर हमारा जो आज का क्लास है, हमारी जो आज का वीडियो है, वीडियो नंबर 8 है मेरे ख्याल से ये। तो अगर आपने सात की सात वीडियो पुरानी वाली देख ली है तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदे देने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, सारा कंक्लूड कर देंगे और कैपिटल गेन के बाद मैं शुरू करूँगा रेजिडेंशियल स्टेटस, और कोशिश करूँगा कि अपना सेटअप थोड़ा सा चेंज करूँ। अभी यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा शायद दिखने में प्रॉब्लम भी होती है, मुझे पता है, लेकिन यार मैं घर में बैठकर ये सब चीज़ें अरेंज कर रहा हूँ, तो मेरे पास ज़्यादा भी सेटअप है नहीं। तो अभी इतने से ही काम चला लेते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा हम ठीक कर लेंगे चीज़ों को। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को आज। तो गाइज़ ये सब वो टॉपिक्स हैं जो हमारे सिलेबस में कहीं ना कहीं आते हैं। इसमें कुछ चीज़ें जो है ऑनर्स वालों के लिए भी हैं, तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि कौन सी चीज़ें ऑनर्स वालों के लिए है। तो जैसे ही नीचे आप स्पेशल केसेस देख रहे हैं, इनमें से जो प्रोग्राम में आएगा, बीकॉम प्रोग्राम के लिए जो रिलेवेंट है, या वो मैं बता दूं आपको। इनमें से एक तो लास्ट वाला जो केस है और एक जो ये पहला वाला केस है। तो ये पहला वाला और ये लास्ट वाला केस जो है ये बीकॉम प्रोग्राम के लिए रिलेवेंट है। उसके अलावा जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो बीकॉम ऑनर्स वालों को करनी ज़रूरी है, चाहे वो आप बीबीए कर रहे हो, बीकॉम ऑनर्स कर रहे हो, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, स्पेशल केसेस के लिए ये तो सभी के लिए खैर है यही। स्पेशल में से बीकॉम प्रोग्राम वाले के लिए पहला और लास्ट वाला इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा वो ना भी करें चल जाएगा, कर ले तो अच्छी बात है। और जो बीबीए हैं और बीकॉम ऑनर्स हैं उनके लिए उनको ही सारे स्पेशल केसेस करने पड़ जाएंगे। ठीक, और अगर आप लोग प्रीवियस ईयर करते वक्त कोई नया केस देख लेते हैं अपने कैपिटल गेन के क्वेश्चन में, तो वो आप मुझे कमेंट करके बताएं, तो फिर मैं उसके लिए भी कुछ कर दूंगा अलग से। तो फटाफट से एक बार रिवीजन ले लेते हैं एंड देन फिर अपने 6 क्वेश्चन हैं उन्हें कंप्लीट करेंगे। तो पहला जो हमारा हमने पढ़ा था पहली वीडियो के अंदर, वहाँ पे चार्जिंग सेक्शन 45 आया था, जिसने हमें बताया था कि कैपिटल गेन जो हेड है वो कब ओपन होता है। देखो यार, हमें पता है कि हमारी इनकम जो है वो 5 हेड्स के अंदर कहीं ना कहीं कैटेगराइज करी जाती है। इनकम टैक्स वालों ने चिल्ला चिल्ला के बोल रखा है, जब भी मैं इनकम टैक्स बोलता हूँ मतलब सरकार ने हमें कहा हुआ है कि भाई जो भी आप कमाते हो जहाँ से भी, उनको इन 5 हेड में शो करो। 5 हेड कौन कौन से हैं? सैलरी से होने वाली इनकम, हाउस प्रॉपर्टी से होने वाली इनकम, कैपिटल गेन, पीजीबीपी एंड आईओएस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ये 5 जगहों से होती है आपको इनकम। तो हर हेड के लिए कहीं ना कोई चार्जिंग सेक्शन है। हाउस प्रॉपर्टी के लिए बताया था सेक्शन 22, सैलरी इनकम के लिए बताया था सेक्शन 15, और यहाँ पे जो 45 है ये हमें बताता है कि किस तरीके की इनकम जो है कैपिटल गेन हेड के अंदर जाती है। तो अगर आपने, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, अगर आपने अपने प्रीवियस ईयर में कोई भी कैपिटल एसेट ट्रांसफ़र किया है, ट्रांसफ़र वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मैं, तो कोई भी कैपिटल एसेट ट्रांसफ़र किया है और ट्रांसफ़र करने से आपको कोई प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, उसको आप कहाँ शो करेंगे? उस प्रॉफिट, उस गेन को कहाँ शो करेंगे? कैपिटल गेन हेड के अंदर शो करेंगे। सिंपल। सवाल उठता था कि भाई ये कैपिटल एसेट होता क्या है, तो मैंने वहाँ पे कैपिटल एसेट की आपको डेफिनेशन दी थी, और मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि जितनी भी इनकम टैक्स की थ्योरी है उसको मैं एक पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट करके आपको जो है उसे इशू कर दूंगा। जब वो तैयार हो जाएगा, पूरी तरीके से रेडी हो जाएगा, मैं अपने चैनल पे अनाउंस कर दूंगा और आपको बता दूंगा कैसे आप उसे ले सकते हैं, तो आप वहाँ से उसे ले लेना इजीली। ठीक है, तो कैपिटल एसेट का मीनिंग मैंने हालांकि अपनी तरीके से बता दी थी, लेकिन एक जैसे आप बुक उसमें एग्जाम में कैसे लिखेंगे वो आपको लर्न करने के लिए आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक, लेकिन वहाँ पे समझाने के मैंने वहाँ पे आपको शॉर्ट फॉर्म में बताया था। उसके बाद जैसे ही आप डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सी चीज़ कैपिटल एसेट है, कौन सी चीज़ कैपिटल एसेट नहीं है, देन वहाँ पर बात आती है नेचर की, कि कैपिटल एसेट या तो लॉन्ग टर्म होगा या तो शॉर्ट टर्म होगा। अब ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट और शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट कैसे डिसाइड करते हो आप लोग? तो उसके लिए आप पता करते हो कि आपने उस एसेट को कितने टाइम बाद बेचा, कितने टाइम बाद ट्रांसफ़र किया, कितने टाइम तक आपने उसे होल्ड करके रखा। दैट मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट द पीरियड ऑफ होल्डिंग। हमें पीरियड ऑफ होल्डिंग कैलकुलेट करना पड़ता है, बाइंग डेट से सेलिंग डेट तक, बाइंग डेट से ट्रांसफरिंग डेट तक। सिंपल। तो आप उसे काउंट करेंगे, वहाँ पे मैंने आपको 36 महीने का एक पैरामीटर दिया था, 36 महीने से
या 36 महीने के अगर आप बाद बेचते हैं किसी कैपिटल एसेट को तो फिर वो लॉन्ग टर्म की कैटेगरी में आ जाता है, और अदरवाइज उससे पहले या 36 महीने में बेचते हैं तो फिर वो शॉर्ट टर्म की कैटेगरी में आता है। लेकिन कुछ कैपिटल एसेट्स के लिए आपको 36 महीने ना देखकर 12 महीने देखने थे, और कुछ के लिए आपको 24 महीने देखने थे। सिंपल, वो वीडियो आप दोबारा रिवाइज करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कई बार हमें कुछ चीज़ें समझ नहीं आती तो यार वीडियोस को पीछे करके दोबारा देखा करो, आपको पक्का 100% समझ में आएगा। एक बार में नहीं आया, दूसरी बार में आ जाएगा, नहीं तो थर्ड फोर्थ बार में आ ही जाएगा। और फिर भी नहीं आता तो मैंने आपको बोला यार कमेंट्स करा करो, फिर मैं कुछ सुधार करूँगा, ठीक। फिर जैसे हमने डिसाइड कर लिया कि जो हमने कैपिटल एसेट ट्रांसफ़र किया है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है या शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है, तो उसके बाद आपको कंप्यूट करना होता है कैपिटल गेन। अब कैपिटल गेन डिपेंड करेगा कि उसका नेचर क्या था। अगर शॉर्ट टर्म नेचर था तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा, अगर लॉन्ग टर्म नेचर था तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट किया जाएगा। दोनों के अलग अलग फॉर्मेट थे, बल्कि अलग अलग, ज़्यादा अलग अलग नहीं थे, सेम ही थे। बस लॉन्ग टर्म के अंदर हमें इंडेक्सेशन करना पड़ रहा था दो कॉस्ट के अंदर। कौन कौन सी? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, ठीक। इन दो कॉस्ट को हमें क्या करना पड़ रहा था? इंडेक्सेशन करना पड़ रहा था। इंडेक्सेशन के लिए आपके पास मैंने एक ये इंडेक्स टेबल बताई थी जो इनकम टैक्स की तरफ से आती रहती है। जैसे कि यहाँ पे अभी प्रीवियस ईयर 18-19 तक डेटा हमें गिवन है, 19-20 का गवर्नमेंट अभी अनाउंस कर देगी, तो हमें इसका इस्तेमाल करना भी नहीं है क्योंकि हमारा जो प्रीवियस ईयर है वो कौन सा है? 18-19, ठीक। तो इसकी मदद से आप क्या करते हैं, उन खर्चों को आज की डेट में अपने प्रीवियस ईयर के डेट में जो है कंपैरिजन कन्वर्ट करके पता कर पाते हैं कि वो खर्चा आज की डेट में कितने रुपए का था, कुछ ऐसा। देन उसके बाद हमने कुछ केसेस सीखे छोटे छोटे कि भाई अगर आपने कोई एसेट है 1/4/2001 से पहले ख़रीदा है तो आप क्या करेंगे। फिर उसके बाद था कि अच्छा, पहले मैं इसमें बता दूं क्या था, याद करो थोड़ा सा। इसके अंदर आपके पास ऑप्शन होता है कि क्योंकि हमारे पास इंडेक्स अवेलेबल नहीं है 2001 से पहले का, तो आप यहाँ पे क्या करते हैं, फेयर मार्केट वैल्यू 1/4/2001 की ले लेते हैं एज अ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और उसी को फिर क्या कर देते हैं, इंडेक्सेशन कर देते हैं। ये आपके पास ऑप्शन दिया जाता है, आप चाहो तो फेयर मार्केट वैल्यू लो या पुरानी वाली जो असली की कॉस्ट है उसी को ले लो, लेकिन आपको इंडेक्स जो करना है वो 1/4/2001 वाले ईयर से इंडेक्स करना है, मतलब डिवाइडेड बाय 100 से ही करना पड़ेगा। सिंपल। और ज़्यादा वाली वैल्यू लेना ज़्यादा बेस्ट रहता है, मैंने आपको वीडियो के अंदर बताया था क्यों बेस्ट रहता है। नहीं देखी तो यार उनको जाकर देख लो, अगर ये आप डायरेक्टली आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो, ठीक। और ईयरफोन लगा लो कान पे, आराम से सुनते रहो, ठीक है, कि भाई मैं क्या क्या चीज़ें बोल रहा हूँ, आराम से सुनो उसे। अगर बोलता है कि इम्प्रूवमेंट अगर आपने 1/4/2001 से पहले करी है तो क्या करेंगे, बिल्कुल उसे इग्नोर कर देंगे, उसको कंसिडर नहीं करेंगे। हालांकि आप फॉर्मेट में लिख के डैश मार सकते हो, लेकिन इसका कुछ नहीं करेंगे। जो भी कुछ करते हैं आप इन सभी के लिए नीचे नोट्स भी लिखेंगे। नोट्स कैसे हैं मैं आपको बताऊंगा अभी। सेक्शन 45-49(1) आया जिसने हमें बताया था कि अगर कोई पर्सन एज अ गिफ्ट या फिर एज अ विल, अपनी विल मतलब लास्ट स्टेज है उसकी, या फिर अपनी जो संपत्ति है एज ए इनहेरिटेंस या एज ए गिफ्ट जो है अब किसी को भी ट्रांसफ़र कर देता है, ज़रूरी नहीं हो उसका रिलेटिव हो, किसी को भी ट्रांसफ़र कर देता है, और फिर वो आगे वाला बंदा उसे बेच देता है, तो जिसने उसे बेचा है उसको तो कैपिटल गेन लग जाएगा, लेकिन जिसने ये ट्रांसफ़र एज अ गिफ्ट किया है, एज ए इनहेरिटेंस किया है, इस बंदे को कैपिटल गेन नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि गिफ्ट और इनहेरिटेंस के ज़रिए अगर आप कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफ़र करते हैं तो वो ट्रांसफ़र नहीं माना जाता है। सिंपल। तो यहाँ पे हमने देखा था कि भाई आप पीरियड ऑफ होल्डिंग कहाँ से गिनेंगे, तो जो प्रीवियस ऑनर ने जब से ख़रीदा था तब से गिनेंगे। और सीओए क्या लेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो पुराना जो प्रीवियस ईयर ने खरीदा था वही लेंगे। तो वीडियो जाकर देखो यार, वहाँ पे जाके आपको और अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद हमने एग्जाम्शन की बात करी थी, और 4 ही एग्जाम्शन पढ़नी है यार, 4 ही पढ़ो बस, अच्छे से पढ़ो, इन चारों को पढ़ो। 54, 54B, 54EC, 54F। फटाफट बता दूँ ये किन किन के लिए एप्लीकेबल था, तो इंडिविजुअल एचयूएफ, एनईएसएससी, इंडिविजुअल एचयूएफ, याद आ रहा होगा। नोट्स दूंगा जब मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में थ्योरी, तो वहाँ पे कंपैरिजन फॉर्म में भी आपको दे दूंगा समरी बना के, तो आपको ज़्यादा इजी हो जाएगा, ठीक। वो काम की चीज़ होगी, उसका वेट ज़रूर करना। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि 54 की एग्जाम्शन कब मिलती है, मैंने बोला पहले किसको मिलती है तो बता दिया। कब मिलती है? जब आपने घर बेच के घर खरीदा हो, जब आपने अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड बेचा हो और बदले में कोई भी एग्रीकल्चरल लैंड खरीद लिया हो, चाहे वो अर्बन में हो चाहे वो रूरल में हो, एंड 54EC में आपने कुछ भी बेचा हो, बस वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होना चाहिए, और कुछ भी बेचा हो, बदले में आपको बॉन्ड खरीदना है RECL कंपनी के या फिर NHAI कंपनी के 6 महीने के अंदर अंदर, याद आ रहा है। उसके बाद 54F के अंदर मैंने बात करी थी कि भाई आप कुछ भी बेचो, घर को छोड़कर कुछ भी बेच दो, बस लॉन्ग टर्म होना चाहिए, खरीदना घर है। सिंपल। कितनी एग्जाम्शन मिलेगी, तो जितना भी आपने इन्वेस्ट किया, इसके अंदर बात कर रहा हूँ, जितना भी आपने इन्वेस्ट किया और आपका जो ग्रॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है विच एवर इज लोअर, सेम
एंड देन लास्ट वाले में क्या था 54F के अंदर 54F में एक फॉर्मूला टाइप हमने देखा था, जितना भी आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया है उस प्रोपोर्शनेट में आपको यहाँ पे एग्जम्पशन मिलती है। सिंपल है। तो स्पेशल केस को भी एक बार फटाफट देख लेते हैं या नहीं देखें, चलो अब क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी नहीं तो। जितने भी ये स्पेशल केसेस हैं इनको क्वेश्चन के जैसे जैसे क्वेश्चन में आएंगे वैसे वैसे मैं इन्हें कराता चला जाऊंगा, नहीं तो बीकॉम प्रोग्राम वाले गुस्सा करेंगे कि भाई ये टाइम वेस्ट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो क्योंकि ये इतना यहाँ तक जो बेसिक पोर्शन है ये तो सबको आना चाहिए, इसके बाद ये जो है कैटेगराइज हैं अलग अलग कोर्सेज के बिहाफ पर। ठीक है, मैं पहला क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ फटाफट से। और यार बता ज़रूर देना यार अगर ये आपको दिख नहीं रहा ना सही से। देखो मेरे पास सच बता रहा हूँ कोई गैजेट नहीं है बढ़िया सा, मैं बड़ी मुश्किल से ये चीज़ें अरेंज कर पा रहा हूँ। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दो कि ठीक है या नहीं है, बाद में मैं सब कुछ सही कर दूंगा धीरे धीरे, अभी मेरे पास इतना ही है। तो इसके लिए प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ, थोड़ा मुझे भी मोटिवेट करो कि काम चल पा रहा है या नहीं चल पा रहा है। वीडियो को लाइक करके बताओ या डिसलाइक करके कुछ करके बताओ जिससे मुझे बस इन्फॉर्मेशन पहुंचे। सिंपल। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी कर लेना यार, वो इंपॉर्टेंट रहता है। चलिए पहले क्वेश्चन पे। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। यहाँ पे इस पर्सन को तो आप जानते होंगे बहुत अच्छे तरीके से मेरे ख्याल से। और सबसे पहले ना इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि इम्पॉर्टेंट बात है सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन जो है उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग रीड सही से नहीं करते हैं या तो चीज़ें पता नहीं ऊपर ऊपर से पिक करते हैं और फिर आंसर करना शुरू कर देते हैं, तो ये तरीका सही नहीं है। एक बार क्वेश्चन को इमेजिनेशन करो अच्छे तरीके से, यार इस क्वेश्चन में एक्चुअली में हो क्या रहा है, किस तरीके से सीक्वेंस चल रहा है, तब आप क्वेश्चन को आराम से पकड़ लोगे और सोल्यूशन करना बहुत ईजी है। सोल्यूशन में आपको बस फॉर्मेट याद होना चाहिए और कुछ नहीं। चले देखें एक बार। बोलता है नोबिता ओन्स ए रेजिडेंशियल हाउस। नोबिता के पास एक घर है, रेजिडेंशियल हाउस है, विच वॉज परचेज्ड बाय हिम 1991 में उन्होंने खरीदा था 1,60,000 में। इस भाई साहब ने ये घर खरीदा था 91 में बता रहा हूँ। दिस हाउस इज सोल्ड बाय हिम 2018, यानी ये डेट जो है ये डेट किस वाले ईयर में, किस वाले फाइनेंशियल ईयर में पड़ रही है 1819, और 1819 हमारा प्रीवियस ईयर है। मतलब इसने प्रीवियस ईयर में सोल्ड कर दिया रहने वाला घर, जो उसने कब खरीदा था 91 में 1,60,000 का। कितने में? फॉर अ कंसिडरेशन 24 लाख में वो घर बेच दिया। द ब्रोकरेज एंड द अदर एक्सपेंसेस ऑन द ट्रांसफर ऑफ हाउस वर 1% ऑफ द सेल। जो भी ब्रोकरेज वगैरह कमीशन वगैरह एक्सपेंसेस वगैरह सेल करते वक्त ट्रांसफर करते वक्त लगे हैं वो कितने लगे हैं 1%। किसका? सेल वैल्यू का, 24 लाख का 1%। द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द रिटर्न ऑफ इनकम इज 31 जुलाई 2019। ये क्या चीज़ है मैं आपको बता देता हूँ। भाई देखो आपका जो प्रीवियस ईयर है, यहाँ पे था समझते हैं इसे, आपका जो प्रीवियस ईयर है वो कौन सा है 18-19। 18-19 का मतलब क्या होता है 1 अप्रैल 2018 से शुरू हुआ, 31 मार्च 2019 खत्म हो गया। और अगला वाला जो ईयर होता है वो इस वाले ईयर का असेसमेंट ईयर होता है। असेसमेंट ईयर मतलब जिसमें आप असेस करते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि आपने प्रीवियस ईयर में कितना कमाया। ठीक, तो हम तो कैपिटल गेन की बात कर रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर में आपने अपना वो ट्रांसफ़र किया था तो ऑब्वियस सी बात है आपने कुछ कमाया होगा, तो उस कमाई को आपको आईटीआर में शो करना पड़ता है। और आईटीआर का मतलब इनकम टैक्स रिटर्न, और उसकी जो ड्यू डेट है वो कितनी है 31 जुलाई 2019 ये इसकी ड्यू डेट है। सिंपल है, इंडिविजुअल के लिए 31 जुलाई ही होती है, ये भी बात हमें ध्यान रखनी चाहिए। लो जी, अलग अलग पर्सन की आपको पता होनी चाहिए ड्यू डेट क्या है, लेकिन हम आईटीआर का कोई चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पे, हम आईटीआर वगैरह के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, हम कैपिटल गेन पढ़ रहे हैं। तो इस प्रीवियस ईयर का जो असेसमेंट ईयर में 31 जुलाई तक जो है टैक्स जमा हो जाना चाहिए। कर तो आप बाद में भी सकते हो, लेकिन बाद में थोड़ा पेनल्टी वगैरह होगा कुछ ऐसा, है ना। तो यहाँ तक जो है आपको एक ड्यू डेट दी गई है कि भाई इस डेट तक आपको इस साल का टैक्स जमा कर देना है। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन अगर आगे काम आएगी तो देख लेंगे, अदरवाइज लिखी हुई है द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द रिटर्न ऑफ इनकम या फिर इनकम टैक्स रिटर्न इज 31 जुलाई 2019। यहाँ तक ठीक है। उन्होंने घर बेच दिया, खरीदा था जो, ऐसे करके बता दिया। ही परचेज अ न्यू रेजिडेंशियल हाउस। अब उन्होंने नया घर खरीदा 2019 में। कब? मई 2019 में घर खरीदा नया 5 लाख रुपए का। अब ये नया घर खरीद रहा है तो कुछ याद आ रहा है, कुछ एग्जाम्पशन से रिलेटेड कुछ याद आ रहा है? हाँ, जब आप पैसा दोबारा इन्वेस्ट करते हो कहीं पर तो आपको कहीं ना कहीं एग्जाम्पशन मिलती हैं, और हमने 4 एग्जाम्पशन सीखी हैं। तो अगर हम थोड़ा लॉजिक लगाएं तो इन्होंने बेचा क्या है? घर रहने वाला, और खरीदा क्या है? दोबारा घर। तो घर बेच के घर खरीदा, 54 की एग्जाम्पशन मिल जाएगी। एंड डिपॉजिट करा है 5 लाख, कहाँ पे? कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में। डेट दी हुई है 1 लाख रुपए इस तारीख को, मतलब उन्होंने कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में 5 लाख डिपॉजिट करा इस डेट को, 1 लाख डिपॉजिट करा इस डेट को।
तो वहाँ पे अगर आपको याद हो 54 वाला एग्जाम्शन, तो आपको बोला हुआ था कि भाई घर बाय कर लेना है आपको 2 साल के अंदर अंदर। तो इसने तो मई इसमें कर लिया ना। डेट, जरा डेट को फोकस करो। देखो इन्होंने सेल कब करा था, 8/8/2018। तो अपने प्रीवियस ईयर में यहाँ पे इन्होंने सेल किया था, ठीक। और इन्होंने बाय कब कर लिया, 31/5/2019। तो अप्रैल, ये ईयर, ये 2019 है, ये 19-20 है असेसमेंट ईयर। तो इन्होंने अप्रैल में यहाँ पे कहीं पे इन्होंने न्यू घर बाय कर लिया। और डिपॉजिट कब करा, 20/1/2019, यानी इससे पहले इन्होंने यहाँ पे डिपॉजिट कर दिया था। इन्होंने डिपॉजिट तो पहले ही कर दिया था बल्कि, ठीक। और एक और डिपॉजिट करा है 1 लाख का, 1/8/2019, यानी जुलाई के बाद आता है अगस्त यहाँ पे, ठीक। तो आपको ये जो आपने डिपॉजिट करा है इसकी एग्जम्पशन मिल जाएगी, आपने ये जो बाय किया है इसकी एग्जम्पशन मिल जाएगी। इसका कुछ नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि आपने जो डिपॉजिट करने की शर्त रखी गई है, डिपॉजिट आपको कब तक कर देना होता है, ड्यू डेट ऑफ ITR से पहले पहले। याद आ रहा है, वही यही बताया था मैंने आपको। तो फटाफट से सॉल्यूशन पर चलते हैं इसका, और करना क्या है वो देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक्सेल फाइल पे यहाँ पे सॉल्यूशन बनाया हुआ है। आप लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन फॉर द असेसमेंट ईयर 19-20 है हमारा। कितने का बेचा, सेल कंसिडरेशन 24 लाख था, क्वेश्चन पढ़ा था हमने अभी। कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर 1% था सेल वैल्यू का, तो आपके पास नेट सेल कंसिडरेशन आ जाएगा 23,76,000। फिर इंडेक्स करो आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। देखो कितने में आपने खरीदा था, आपने खरीदा था 1,60,000 में, लेकिन 1,60,000 से काम नहीं चलेगा। आपको फेयर मार्केट वैल्यू नीचे कहीं दी हुई है क्या, हाँ, एज्यूम द फेयर मार्केट वैल्यू 1/4/2001 को 4 लाख है। तो इन दोनों में से 4 लाख लेना ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ये ज़्यादा है तो ज़्यादा माइनस करने को मिलेगा हमें। 4 लाख डिवाइडेड बाय 100 इंटू 280, आपके पास वैल्यू आ जाएगी। इंप्रूवमेंट क्वेश्चन में गिवन नहीं था, आपके पास ग्रॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। एग्जाम्शन की बात करें तो 54 की एग्जाम्शन, न्यू रेजिडेंशियल हाउस बाय किया आपने 5 लाख का, एंड डिपॉजिट किया CGAS में, इस वाली डेट का आपको 5 लाख का यहाँ पे एग्जाम्शन मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन, 5 लाख बाय, 5 लाख डिपॉजिट, इस 1 लाख का आपको एग्जाम्शन नहीं मिल पाएगा। आपको नोट लिखना पड़ेगा इसके लिए कि क्यों आप इसकी एग्जाम्शन नहीं ले रहे हैं। वाई, बिकॉज क्योंकि ये कब डिपॉजिट किया है, आफ्टर ड्यू डेट ऑफ ITR। आ जाओ इधर, तो 10 लाख का आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, एग्जाम्शन मिल जाएगा। क्या 10 लाख घटाने के लिए आपके पास ऊपर कैपिटल गेन आया हुआ है, हाँ आराम से। कहने का मतलब अगर मान लीजिए ऊपर ग्रॉस होता 8 लाख, तो फिर आप 10 नहीं घटा सकते थे, तो फिर आपको अपनी जो एग्जाम्शन टोटल बन रही है उसको रोकना पड़ जाता, उसको रेस्ट्रिक्शन करना पड़ जाता, और यहाँ पे एक वर्ड लिखना पड़ जाता ब्रैकेट में, रेस्ट्रिक्टेड। यानी आपकी जो भी टोटल एग्जाम्शन है 10 लाख, उसको आपने रेस्ट्रिक्टेड कर दिया। और यहाँ अगर 8 लाख आया होता तो आप यहाँ पे 8 लाख ही रिड्यूस करते एंड देन यहाँ पे डैश मारते, तो आपके पास कोई भी कैपिटल गेन नहीं लगता। अभी आपका जो कैपिटल गेन आ रहा है नेट वो आ रहा है 2,56,000, यानी अब आपको जो टैक्स देना है वो 2,56,000 पे देना है, दैट्स इट। बेचा आपने 24 लाख का, सिर्फ आपको 2,56,000 पे टैक्स भरना है, सिंपल। तो इनकम टैक्स की नज़र में ये इनकम है, इनकम टैक्स की नज़र में वो इनकम नहीं है जितना पैसा आपके पास आया था। यही बात मैं शुरू से बताता हुआ चल रहा हूँ, ठीक। अब बात आती है नोट्स की। नोट में क्या लिखेंगे, तो भाई देखो यहाँ पे कुछ नोट्स तो कॉमन रहेंगे आपके, जो आपको हर जगह लिखने ही लिखने हैं। जैसे कि कौन से मैं बता दूँ, एक मिनट इसे सही कर दें पहले। ये यहाँ पे लिखता है पहला नोट कि हेयर रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी विच इज़ सोल्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इज़ अ कैपिटल एसेट। तो हमने बता दिया कि जो उसने बेचा है क्या वो सच में कैपिटल एसेट है या नहीं। अगर नहीं होता वो कैपिटल एसेट तो फिर हमें ये फॉर्मेट बनाना नहीं होता, देयर इज़ नो कैपिटल गेन, वाई, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ कैपिटल एसेट लिख के घर आ जाते। लेकिन क्योंकि ये कैपिटल एसेट है तो फिर हमने इसका नेचर पता किया। पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ सच प्रॉपर्टीज मोर देन 36 मंथ, इसीलिए देयरफॉर क्या कैलकुलेट होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शैल बी कैलकुलेटेड। तीसरा लिखता है नो एग्जाम्पशन इज अलाउड इफ अमाउंट इज डिपॉजिटेड इनटू CGAS आफ्टर ड्यू डेट ऑफ ITR। वही नोट आ गया। एंड देन लास्ट एक और नोट आएगा कि आपने वो जो फेयर मार्केट वैल्यू लिया था, इफ एसेट इज एक्वायर्ड बिफोर 1/4/2001 देन SSC हैज एन ऑप्शन टू टेक फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ 1/4/2001 एज अ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका आराम से। समझ में आया भाई? देखो क्वेश्चन मैंने समझा दिया अच्छी तरीके से। अगर आपको समझ आ गया तो प्लीज़ मुझे लाइक करके बता दो, अपने अपने लाइक्स बढ़ा के दो मुझे, और बताओ कि भाई आपको समझ में आया। नीचे कमेंट्स भी कर दिया करो। इस तरीके से आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट कर लिया। क्वेश्चन में उसने बोला हुआ था कि भाई कैपिटल गेन कैलकुलेट करो, उसने आपकी मदद नहीं करी थी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, वो आपको खुद छांटना था, खुद ढूंढना था। इस तरीके से अगर क्वेश्चन आता है, और ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन है यार, इनको हल्के में मत लेना। 8 मार्क्स के क्वेश्चन है ये, ईजी है बल्कि, देखो कितना सा। हाँ, थोड़ा ऑनर्स में थोड़ा सा लेंदी कर देता है वो, अदरवाइज थीम एक ही रहती है, आपको थीम पकड़ना आना चाहिए। तो ये था इसका टॉपिक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर।
सेकंड क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको जो मैंने बोला था कि भाई एग्जाम्शन है उसे थ्योरी फॉर्म में आपको दिखा देता हूँ, ताकि आपको बार बार, क्योंकि एग्जाम्शन तो हर क्वेश्चन में मिल ही जाएगी आपको, तो परेशानी ना हो, इसलिए पहले मैं आपको बस 54 एक बताऊंगा, ज़्यादा चारों नहीं बताऊंगा, एक बताऊंगा, ठीक है। बाकी तीन की आप स्क्रीनशॉट लेके खुद पढ़ेंगे। तो और ये सब देख लेना, इसको क्विट करने की कोशिश मत करना, ये आपको फ़ायदा देगा। और इसमें जो वो लास्ट का पॉइंट था कि एग्जाम्शन छीन ली जाएगी, वो भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा अभी इसमें, ठीक। तो फटाफट देखें, पहला पॉइंट कहता है कि एग्जाम्शन इज़ अलाउड टू इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, हम अच्छे से जानते हैं। फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड, यानी जो कंडीशन नीचे दी गई हैं ये सेटिस्फाइड होनी चाहिए अगर आपको एग्जाम्शन लेनी है 54 की। तो आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। देयर शुड बी ट्रांसफ़र ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, यहाँ पे क्या ट्रांसफ़र हुआ होना चाहिए, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी हुआ होना चाहिए, यहाँ पे आप फुल फॉर्म लिखेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। इट मस्ट बी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, जो आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होना चाहिए। अ न्यू रेजिडेंशियल हाउस शुड बी परचेज या फिर कंस्ट्रक्शन, और लिखा हुआ है, तो नया घर जो है खरीद लिया जाना चाहिए या फिर बना लिया जाना चाहिए। खरीदने की डेट है विद इन 1 ईयर बिफोर, मतलब ट्रांसफ़र डेट से पहले 1 ईयर के अंदर, या फिर 2 ईयर आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफ़र। और कंस्ट्रक्शन की क्या डेट है, विद इन अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफ़र। सिंपल है, ग्राफिक फॉर्म में मैंने वहाँ बता दिया था वीडियो के अंदर। इफ़ द अमाउंट नॉट यूटिलाइज्ड, ना ही आप परचेज़ कर पा रहे हैं अभी, ना ही आप कंस्ट्रक्शन कर पा रहे हैं, आपको कोई जगह नहीं मिल रही है, अच्छे से कोई टकरा नहीं रहा आपको प्रॉपर्टी, तो उस पैसे को आप क्या कर दो, गवर्नमेंट कह रही है हमारे पास जमा कर दो। जब आपको चाहिए होगा तब निकाल के खरीद लेना, निकाल के बना लेना, तब तक हमारे पास जमा कर दो, अपने पास मत रखो, गवर्नमेंट ऐसा चाहती है। तो बोलता है इट शैल बी डिपॉजिटेड इन कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम 1988 सीजी डिपॉजिट अकाउंट, जो भी है। कब कर देना है इसको जमा, इस जब मन में आए तब कर दें, नहीं नहीं, इसके लिए डेट है, कब, बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग आरओआई या फिर आईटीआर। सिंपल। अमाउंट इन्वेस्टेड इन सीजी डिपॉजिट अकाउंट, जो भी आपने अमाउंट डिपॉजिट के इस अकाउंट के अंदर डाला, इन्वेस्ट किया है, मस्ट बी विड्रॉन, वो विड्रॉ आपको करना ही करना पड़ेगा। क्यों विड्रॉ करना पड़ेगा, बाय करने के लिए या फिर कंस्ट्रक्शन करने के लिए। विद इन द प्रेस्क्राइब्ड टाइम, जो भी गिवन टाइम है उसके अंदर, ऐसे नहीं आप यहाँ रखा हुआ है आपने और बस, या आपने एग्जाम्शन ले लिया और आपको कोई ध्यान ही नहीं है। तो अगर आप बाय करना चाहते हैं तो 2 साल के अंदर अंदर इस अकाउंट से पैसे निकाल लें, और आप कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो 3 साल तक आराम से निकाल लेना। लेकिन अगर आपने नहीं निकाला तो ये जो इसके अंदर पैसा है इस पर फिर आपको टैक्स देना पड़ जाएगा। इफ़ अमाउंट नॉट यूटिलाइज्ड विद इन द प्रेस्क्राइब्ड पीरियड शैल बी ट्रीटेड एज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो उसके अंदर जो भी आपने पैसा डिपॉजिट करा था, देखो डिपॉजिट क्यों करा था, ताकि आपको उस टाइम पर एग्जाम्शन मिल जाए, और आपने डिपॉजिट इसलिए करा था कि ये बताने के लिए कि हम खरीद लेंगे, अभी मिल नहीं रहा हमें जगह, तो आपने खरीदा भी नहीं, बनाया भी नहीं, पैसा आपका वहीं पड़ा हुआ है, सॉरी, तो पैसा आपका कहाँ पड़ा हुआ है, इस अकाउंट के अंदर पड़ा हुआ है, और इसी में पड़ा रहेगा। तो 2 साल तक सरकार वेट कर रही है, आपने खरीदा नहीं, चलो 1 साल और, टोटल मिला के 3 साल फिर कंस्ट्रक्शन का वेट करेगी सरकार, आपने वो भी नहीं करा, तो फिर उस पैसे पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के तौर पर टैक्स भरना पड़ जाएगा, जैसे 3 साल कवर कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। देखो आप लोगों के कईयों के दिमाग में आ रहा होगा यार गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा क्या है क्या, तो वो गवर्नमेंट की हेडेक है, वो हमें नहीं देखना। हम तो एक कौन है, हम एक अकाउंटेंट है, हम एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो उसके तरीके से हम अगर सोच के देखें तो हमारी ड्यूटी है कि हमारा कोई क्लाइंट हमें ऐसी सिचुएशन लाकर देगा तो हम उसे कैसे डील करेंगे, जो लॉ के अंदर बातें लिखी हैं हम उन्हें फॉलो करेंगे। सिंपल। आगे कितनी एग्जाम्शन मिलेगी, तो एग्जाम्शन का वही तरीका बेस्ट है, आप इस तरीके को भी ध्यान रख सकते हैं, अदरवाइज़ मैंने जो बताया आपको वो तरीका सही है। क्या, जितना भी आप अमाउंट इन्वेस्ट करते हो सारा घटा लो, बस ग्रॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक। ऊपर और 1-2 लाइन और रह रही है आपकी। 7 नंबर पे क्या है, पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ न्यू एसेट, जो भी नया एसेट है उसको कितने टाइम तक होल्ड करके रखना है, कम से कम 3 साल तक, ठीक है। 3 साल तक आपको उसको संभाल के रखना है। जब भी आपने एक्वायर करा घर या फिर कंस्ट्रक्शन करा, कुछ भी एक करा, उसके 3 साल तक उसको संभाल के रखना है। मतलब गवर्नमेंट क्या चाहती है कि आप जो बाय कर रहे हो, आप जो घर बना रहे हो, वो लॉन्ग टर्म के लिए बने, ना कि शॉर्ट टर्म के लिए। और लॉन्ग टर्म का मतलब 36 महीने, 36 महीने मतलब 3 साल, तो 3 साल तक कम से कम आपको उसको अपने पास रखना है। अगर आपने 3 साल के अंदर बेच दिया तो आपकी एग्जम्पशन जो आपको मिली थी वो बाद में छीन ली जाएगी। अब कैसे छीन ली जाएगी ये मैं आपको अभी ऑन द स्पॉट बता देता हूँ। छीन कैसे ली जाएगी, अभी हमने एग्जाम्पल 1 करा था, और 1 वाले एग्जाम्पल में कहाँ गया वो 1 वाला एग्जाम्पल, 1 वाले एग्जाम्पल में देखो, 1 मिनट में दिखाता हूँ आपको, जस्ट वेट। ये रहा वो पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को ना मैं थोड़ा अभी यहीं पे बढ़ा, देखो आपको यार मैं स्ट्रांग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक, चीज़ों को समझने के लिए। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा और बढ़ा देता हूँ। अभी क्या हुआ था, घर बेचा था, फिर घर खरीद लिया था। अब जो घर खरीदा था इन्होंने कब खरीदा था, ये वाली डेट को खरीदा था, ये वाली डेट को यहाँ। अब इनको जब इन्होंने यहाँ खरीदा था
इनको एग्जम्पशन मिल गई होगी, मतलब जब इन्होंने आईटीआर फाइल करी होगी तो इनको एग्जम्पशन मिल गई, इनको भी एग्जम्पशन मिल गई। इन्होंने इस घर को अगले ही साल यहाँ पर बेच दिया, इस वाले साल बेच दिया, यहाँ बेच दिया इस वाले साल। तो इस वाले साल बेचा तो कमाई हुई होगी, इस कमाई का ये टैक्स कब भरेंगे, अगले साल भरेंगे इस वाले असेसमेंट ईयर में। तो जब इस वाले असेसमेंट ईयर में ये टैक्स भरेंगे तो मुझे ये बताओ, पहले तो शॉर्ट टर्म कैलकुलेट होगा या लॉन्ग टर्म। देखो यहाँ इन्होंने बाय किया था, इस खर्च जो इन्होंने बाय किया, इस बाइंग की इन्होंने एग्जम्पशन ले ली थी इस वाले इनकम पर, ये तो हो गया। अब ये बाय किया और फिर सेल कर दिया, तो 36 महीने के अंदर ही तो सेल करा है इन्होंने, 3 साल के अंदर सेल कर दिया। तो पहली बात तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा। ठीक, अब कैलकुलेट कैसे होगा, तो इन्होंने ये बाय कितने में किया था, अगर हम देखें इन्होंने नया घर बाय किया था 5 लाख में और डिपॉजिट कर दिया था 5 लाख, तो टोटल 10 लाख का, 5 लाख प्लस 5 लाख डिपॉजिट करके 10 लाख की इन्होंने एग्जम्पशन ली थी। मान लो ये घर इन्होंने 15 लाख में, 14 लाख में बेच दिया, मान के चलते हैं 14 लाख में बेच दिया, तो सेल कंसिडरेशन कितना हो जाएगा, 14 लाख हो जाएगा। मान लो सीओटी इनकी 1 लाख की है, तो यहाँ पे एनएससी नेट सेल कंसिडरेशन कितना हो जाएगा, 13 लाख हो जाएगा। अब ध्यान से देखना अब कैसे एग्जम्पशन छीनी जाती है। अब क्योंकि उन्होंने रूल तोड़ा, 3 साल तक संभाला नहीं, 3 साल के अंदर ही बेच दिया, तो उस बेचने पर जो इनको गेन देना पड़ रहा है वो कैसे देंगे वो देखना। अब यहाँ पे मुझे ये बताओ कि इंडेक्स तो होगा नहीं, सिंपल COA कितनी है, कितने में खरीदा था ये जो बेचा, ये खरीदा था इन्होंने 5 लाख में। ठीक, तो 5 लाख में से इन्होंने 5 लाख का जो घर खरीदा था, इसमें से क्या करना है आपको, माइनस करना है वो एग्जम्पशन जो ये ऑलरेडी ले चुके हैं। ठीक है, मैं फॉर्मेट भी बताऊंगा आपको, टेंशन मत लो, मैं अभी आपको हल्का सा ऐसी आइडिया दे रहा हूँ। तो यहाँ से माइनस कर दो जो भी एग्जम्पशन उस घर पर ले चुके थे। तो कितनी एग्जम्पशन ले चुके थे, 10 लाख की एग्जम्पशन ले चुके थे, तो 10 लाख घटाएंगे इसमें से, 10 लाख तो घटेगा नहीं, पूरा 5 लाख का 5 लाख रिड्यूस कर देते हैं, COA कितनी आएगी, नील। अब इनका लॉन्ग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना बनेगा, 13 लाख। मतलब इनको नुकसान हुआ है, ये देखो कैसे, 13 लाख में से कुछ घटने को मिलता तो यहाँ पे कम वैल्यू पे टैक्स जाता, समझ रहे हो। अब इनकी जो ये जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है ये पूरी रिड्यूस कर दी, किस चीज़ से रिड्यूस कर दी, जो एग्जम्पशन इनको पहले मिली थी वो एग्जम्पशन से इनको क्या कर दी, रिड्यूस कर दी। अगर यहाँ एग्जम्पशन 3 लाख मिली होती तो 3 लाख कर देते माइनस, फिर बाकी का घटा सकते थे आप, समझ रहे हो कुछ ऐसा। तो यहाँ पे इनको नुकसान हो गया इस चीज़ का, तो यही बात वहाँ पर भी बोली हुई है। 1 मिनट में फिर दिखाता हूँ आपको, ये रहा वो। यार अगर वो वीडियो में थोड़ी ना नॉइज़ आ रही होगी बाहर से, मुझे लग रहा है मैं भी खुद डिस्टर्ब हो रहा हूँ, क्या करें, मैं रहते ही ऐसी जगह हूँ, बेकार सी जगह में, कोई बात नहीं। इफ़ द न्यू एसेट इज़ ट्रांसफर्ड बिफोर 3 ईयर, 3 साल से पहले अगर न्यू एसेट जो है ट्रांसफ़र कर दिया फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन या कंस्ट्रक्शन या एक्विजिशन से पहले अगर आपने 3 साल के अंदर वो घर बेच दिया, देन कॉस्ट ऑफ द एसेट ऑफ न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, मतलब फिर से बोल रहा हूँ, जो कॉस्ट है उस एसेट की, उस नए वाले रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी की जो कॉस्ट है, विल बी रिड्यूस्ड, वो कम कर दी जाएगी, किस चीज़ से, बाय एग्जम्पशन विच इज़ एग्जम्प्टेड अर्लियर फॉर कंप्यूटिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। जो आप पहले आपने जो एग्जम्पशन ले चुके हो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करते वक्त, उस एग्जम्पशन से आपकी जो कॉस्ट है वो रिड्यूस कर दी जाएगी जब आप दोबारा कैलकुलेशन कर रहे होंगे। सिंपल है, पेपर में आता है ये 5 मार्क्स में लिखने को आ जाता है कि भाई 54 के बारे में लिखो। ठीक, अब आप क्या करेंगे, आपकी ड्यूटी है आप इसकी एग्जम्पशन की फ़ोटो ले लें फटाफट से, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अब मैं इसको आप खुद ही पढ़ेंगे, मैं नहीं बता रहा, इसको छोटा करना पड़ेगा, लेकिन जस्ट मिनट, वेयर इज़ कर्सर, यहाँ पे से हो जाएगा ये छोटा। लो भाई इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना फटाफट से आप, आ रहा है उसमें पूरा, अब आ रहा होगा, अब आया, लो स्क्रीनशॉट लो फटाफट से। वैसे मैं फिर बता रहा हूँ PDF फॉर्म में दूंगा आपको, टेंशन मत लो, ना भी लो स्क्रीनशॉट तो चल जाएगा, लेकिन रख लो, दूसरा लो। 54B बता दिया मैंने आपको, 54 EC की बात कर रहा हूँ, 54 EC, ये खींच लो इसे, 54 EC है, 54F, 54F खींचो भाई, इसको भी फटाफट से खींचो। हो गया, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, बहुत देर हो गई मुझे बोलते बोलते। क्वेश्चन नंबर 2 कौन गया, 1 हो गया हमारा नोबिता वाला, 2 पे आ जाते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 2 को फटाफट से इमेजिन कर लेते हैं कि भैया इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोला हुआ था। कहता है कि कविता सोल्ड, 1 मिनट और दो मुझे बस, अब थोड़ा इंटरेस्टिंग बन गया, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक पिक्चर भी लगा दी।
कविता सोल्ड एन अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड ऑन 31/5/2018। देखो ये डेट कौन सा फाइनेंशियल ईयर में आ रही है, 18-19 में आ रही है। 18-19 में कविता ने बेचा क्या, एक खेती वाली ज़मीन बेची है, लेकिन वो अर्बन में थी, शहर में थी। अगर आप रूरल वाली एग्रीकल्चरल लैंड बेचते हो तो वो कैपिटल एसेट नहीं होती है, उसको बेचने पर कैपिटल गेन नहीं लगता। क्योंकि आपने अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड बेचा है तो यहाँ पे कैपिटल गेन लग जाएगा। ठीक है, इसके बारे में वो कॉमा लगा के बता रहा है, इस जो उसने बेचा है, विच ही हैज़ बिन यूजिंग फॉर एग्रीकल्चरल पर्पज फॉर द लास्ट 3 ईयर, और फिर लिखता है फॉर 32 लाख। देखो ये इंग्लिश है, थोड़ी सी ध्यान से पढ़ना। बेचा उसने 32 लाख में, ठीक है, जिसको उसने पिछले 3 सालों से एग्रीकल्चरल के लिए यूज़ कर रहा है। जब मैंने आपको 54B वैसे पढ़ाया था ना लास्ट वीडियो के अंदर, जब शॉर्ट कोडिंग फॉर्म में, तो वहाँ पे मैंने एक बात ये भी नहीं बताई थी कि भाई एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए कम से कम 2 सालों तक वो खेती की ज़मीन यूज़ होनी चाहिए। ऐसे ना हो कि वो नाम की खेती की ज़मीन हो कि हाँ ये खेती की ज़मीन है, उसमें कम से कम पिछले 2 सालों से आप खेती करते हुए आ रहे हो, तभी आपको 54B की एग्जम्पशन मिलती है। तो यहाँ पे उसने बोल दिया कि वो पिछले 3 सालों से एग्रीकल्चरल के लिए इस्तेमाल हो रही है। ही एक्वायर्ड दैट लैंड, उसने उस ज़मीन को कब खरीदा था, 96 में। कितने में, 1,40,000 में। द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सच लैंड इज ऑन 1/4/2001 वॉज 2 लाख रुपीज़। चीज़ें आ रही है समझ? ओके उसके बाद ही परचेज रूरल एग्रीकल्चरल लैंड। अब नई बात शुरू हो गई, यहाँ तक तो उसने बेचा लेचा जैसा भी जो भी कुछ करा। अब यहाँ उन्होंने एक और नया खरीद लिया, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड खरीद लिया 3 लाख रुपए में, और 2019 में, मतलब 19-20 के अंदर। अगर मैं डेटा बनाऊँ यहाँ पर कुछ ऐसे करके, कौन सी डेट है, 15/7/2019। तो एक तो इनका प्रीवियस ईयर अपना वाला जिसमें इन्होंने डील करी होगी, ये इनका असेसमेंट ईयर है, और यहाँ पे ITR की ड्यू डेट तो 31 जुलाई होती है। ठीक है, इसका तो हमें तभी देखना होता है जब वो डिपॉजिट करता है कोई अमाउंट। ये 18-19 है, ये 19-20 है। इन्होंने बेचा कब भाई साहब ने बेचा है, मई 2018। तो अप्रैल मई लगभग यहाँ पे इन्होंने बेच दिया। ठीक, और जो नया बाय करा है वो 2 साल के अंदर बाय करना होता है, याद हो रहा होगा आपको। और यहाँ पे इन्होंने बाय कर दिया 15/7/2019 में। तो 15/7/2019 जुलाई से इसी महीने में, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ खरीदा है इन्होंने। ठीक, तो 2 साल के अंदर अंदर खरीद लिया, 31 जुलाई से लेना देना नहीं है हमें, ये ध्यान रखना था। तो इस साल बेचा और 2 साल के अंदर अंदर खरीद लिया, तो ITR ड्यू डेट के अंदर ये क्या कर देगा, वहाँ पे डिडक्शन एग्जम्पशन ले पाएगा। कौन सी एग्जम्पशन मिलेगी किसी को पता है? यस 54B मिलेगी। वाई? बिकॉज बेचा क्या, खेती की ज़मीन अर्बन वाली, और खरीदी क्या, खेती की ज़मीन। खरीदे कहीं भी, लेकिन बेचा कौन सा, वो होना चाहिए अर्बन वाला। तो ऐसे केस में इन भाई साहब को 54B की एग्जम्पशन मिल जाएगी। कितनी मिलेगी, जितना भी ये इन्वेस्ट करेंगे। 3 लाख रुपए का नया घर खरीदा, विच, अच्छा उसके बाद देखो क्या लिखता है, जो नया घर खरीदा है 3 लाख का 2019 में, विच वॉज सोल्ड फॉर 5 लाख रुपए में ऑन 25/2/2019। ओके एक मिनट, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है कहीं क्वेश्चन के अंदर, इसको थोड़ा ठीक कर देता हूँ मैं। यहाँ पे डेट ना थोड़ी गलत आ गई है, इसको या तो 2020 करना पड़ेगा, या तो मैं इसी को बदल देता हूँ, इसको 2012 कर लेते हैं, सबसे बढ़िया। ठीक है, अब क्या है क्वेश्चन, अब पढ़ते हैं इसे एक बार। यहाँ मैंने कर दिया 25/12/2019। तो क्या हुआ, जब उन्होंने वो घर खरीदा था, घर नहीं सॉरी, एग्रीकल्चरल लैंड खरीदा था, वो ज़मीन खरीदी थी 2019 में 7वें महीने में, जुलाई में। फिर उन्होंने उसे बेच दिया 5 लाख रुपए में दिसंबर में आते आते। यानी 3 साल तक संभाल के रखना था, लेकिन भाई साहब ने अब गलती कर दिया, अब इनकी एग्जम्पशन छीन ली जाएगी। सिंपल है ना। फर्दर 6 लाख रुपए इन्वेस्ट करे बॉन्ड के अंदर RECL 31/10/2018 में। उन्होंने क्या करा, RECL बॉन्ड में उस पैसे को क्या करा, इन्वेस्ट भी करा है। तो मतलब ध्यान से सुनना मेरी बात, 3 लाख का तो उन्होंने ये ज़मीन खरीदी और 6 लाख रुपए उन्होंने यहाँ इन्वेस्ट करे, लेकिन जो उन्होंने ज़मीन खरीदी थी वो उन्होंने बेच दी है। इस तरीके से लिखा हुआ है, आप यूँ मत समझना कि 3 लाख का ये नया खरीदा, फिर उसे बेच दिया, और फिर बेचे हुए पैसों से फिर दोबारा खरीद लिया, ये ऐसा नहीं है। तो ये जो खरीदा है, ये इन्वेस्ट करा है, ये पहले वाले ज़मीन से ही करा हुआ है। सिंपल। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें कैपिटल गेन कैलकुलेट कर लेना है, और लास्ट में लिखता है कि एज्यूम कर लो कि ही इनकर्ड एक्सपेंसेस 10,000 इन कनेक्शन विद द ट्रांसफ़र ऑफ अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड। जो उन्होंने अर्बन शहर वाली जो ज़मीन बेची थी खेती की, उस पर उन्होंने 10,000 रुपये का खर्चा भी किया है ट्रांसफ़र करने पर। तो COT आपको ऑलरेडी गिवन है। आ जाओ क्वेश्चन के सोल्यूशन पर। ये रहा, कितने का बेचा, 32 लाख का। 32 लाख ही था क्या, यस 32 लाख का उन्होंने बेचा। उसके बाद COT थी 10,000, अभी देखा था हमने, एंड घट के आया आपका 3190 नेट सेल कंसिडरेशन। कितने में ख़रीदा था, तो ख़रीदा था उन भाई साहब ने, ही एक्वायर्ड किया था 96 में 140 का, लेकिन हम फेयर मार्केट वैल्यू ले लेते हैं
वो है 2 लाख की, सही भी रहेगा। 2 लाख को इंडेक्स कर लेते हैं चुपचाप से, 2 लाख डिवाइडेड बाई 100 इंटू 280, 11,20,000। इम्प्रूवमेंट है नहीं, ग्रॉस आ जाएगा आपके पास 20,70,000। 54B, अब देखो उन्होंने क्या करा था। एक तो उन्होंने गाँव की ज़मीन, गाँव में खेती की ज़मीन खरीद ली, तो खेती की ज़मीन बेचकर खेती की ज़मीन खरीद ली, आपको 54B की एग्जम्पशन मिल जाएगी। और इन्होंने बॉन्ड भी खरीदा था, बॉन्ड खरीदा तो 54EC आती है। लेकिन 54EC में क्या था कंडीशन, क्या बेचना है, कुछ भी बेचो बस लॉन्ग टर्म होना चाहिए और खरीदो बॉन्ड। तो यहाँ पे 2 एग्जम्पशन इनको मिल सकती है आराम से। तो ऐसे 2 कॉम्बो बन रहे हैं, ये कॉम्बो ही तो बनाने वाली कला आपके अंदर होनी चाहिए। तो इनको 54B मिल जाएगी। वाई, बिकॉज इन्होंने एक रूरल एग्रीकल्चरल लैंड खरीदा 3 लाख का, और इन्होंने इन्वेस्ट किया RECL बॉन्ड के अंदर। ये चेक कर लो, वो 6 महीने के अंदर बॉन्ड में पैसा डाल रहा है। कब बेचा था, कब बेचा था, बेचा कब था, बेचे की डेट बता दो मुझे। ये है ना 5, तो 5 के 6 महीने के अंदर अंदर है, यानी 5वां महीना ये रहा। 6, 7, 8, 9, 10, 11, यानी नवंबर से पहले पहले इसे खरीद लेना था। ये ऐसे इसने अक्टूबर में खरीद लिया है, तो सिंपल इसको एग्जम्पशन मिल जाएगी। कितने की, 6 लाख की। आपको याद होना चाहिए 54EC जो है वो 50 लाख से ज़्यादा की एग्जम्पशन नहीं होती, तो 6 लाख मामूली सा अमाउंट है। 6 लाख ये 3 लाख ये टोटल मिलाओ 9 लाख। क्या ऊपर घटाने के लिए, हाँ 9 लाख आराम से घट जाएगा, घटा के आराम से आपके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकल आएगा, सिंपल। अच्छा, इतना तो हो गया। अब एक चीज़ और बताऊं, ये जो उन्होंने ये खरीदा था रूरल वाला एग्रीकल्चरल लैंड, ये उन्होंने बाद में बेचा था 5 लाख रुपए का। अब जब बेचा था तो फिर से कैपिटल गेन लगना चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं लगेगा। जब बेचा था तो फिर इनकी एग्जम्पशन भी छीननी पड़ेगी, लेकिन यहाँ कैपिटल गेन इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि इन्होंने जो ये बेचा है ना, ये रूरल वाला एग्रीकल्चरल लैंड बेचा है, जो कि कैपिटल एसेट नहीं माना जाता, तो फिर कैपिटल गेन लगेगा भी नहीं। ठीक, तो मैंने यहाँ पे नीचे एक प्रेजेंटेशन करी भी थी, 1 मिनट में दिखा दूँ आप लोगों को। जस्ट वेट एंड वॉच, गिव मी अ टाइम। ये लो, यहाँ मैंने दिखाया हुआ है। अगर मान लो वो एग्जम्पशन छीनने वाली बात आ जाती है, अभी तो नहीं छीनेगी क्योंकि ये रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इसने बेचा है। अगर ये भी अर्बन ही खरीदा होता, थोड़ी देर आप थोड़ा एज्यूम करना यार, ये अर्बन ही खरीदा होता, फिर 5 लाख में बेच दिया होता, तो कैसे करते, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म निकलता, 5 लाख का बिका, COT थी नहीं क्वेश्चन में, NSC आ जाता, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स नहीं लगेगा यहाँ पे, इंडेक्स नहीं लगेगा, मैंने लगा रखा है, गलत थी, तो इंडेक्स हटा देंगे यहाँ से। तो इंडेक्स मैं यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि ये शॉर्ट टर्म कैलकुलेशन चल रही है। इंडेक्स मैंने हटा दिया। इम्प्रूवमेंट तो क्वेश्चन के अंदर गिवन ही नहीं है वैसे भी, लेकिन उसके एक्विजिशन वाली अमाउंट में एक चीज़ समझानी है कि एग्जम्पशन छीनी कैसे जाती। ठीक है, अगर ये बेकता और इस पे कैपिटल गेन कैलकुलेट होता तो कैसे होता। तो 5 लाख NSC आ गया था, 3 लाख इसकी आती COA, 3 लाख में ही तो खरीदा था, देखो यहाँ पे रूरल वाला 3 लाख में खरीदा था, 5 में दोबारा बेच दिया, 3 साल के अंदर अंदर बेच दिया, तो एग्जम्पशन छीननी पड़ेगी। हालांकि ये कैपिटल गेन एसेट नहीं है, फिर भी मैं जानबूझ के आपको बता रहा हूँ, अगर करना होता तो क्या करते। एग्जम्पशन कितनी मिली थी आपको, वो यहाँ से रिड्यूस कर दी जाएगी। कितनी मिली थी ऊपर, ऊपर कितनी मिली थी एग्जम्पशन, टोटल 9 लाख की एग्जम्पशन थी, उसको यहाँ से माइनस कर दिया जाएगा, तो इसी को छीन लिया जाएगा बोला जाता है, सिंपल है। तो यहाँ से छीन लिया जाएगा माइनस, तो मतलब आपके पास कोई COA नहीं आ रही, 5 लाख का 5 लाख पर आपको क्या देना पड़ जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देना पड़ जाएगा, सिंपल। तो इस तरीके से ये काम करना है हमें। तो हमने यहाँ पे 2 क्वेश्चन अटेंड कर लिए हैं, लेकिन मैंने इसके नोट्स नहीं दिखाया आपको, जो इसके नोट्स होने चाहिए आपके पास। ये लो, क्या क्या नोट्स यहाँ पॉसिबल है। हेयर अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड विच वॉज सोल्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इज अ कैपिटल एसेट, पहला नोट कॉमन। दोबारा फिर पीरियड ऑफ होल्डिंग 36 महीने से ज़्यादा है, तो क्या कैलकुलेट करोगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। नो एग्जम्पशन इज अलाउड, यहाँ पे CGAS की तो बात आनी नहीं थी यार, क्वेश्चन में CGAS की तो बात कहीं पे थी नहीं मेरे ख्याल से। हाँ, तो ये नोट फालतू ही डल गया, इसको मैं डिलीट ही कर देता हूँ, फालतू में रखा हुआ है ये ऐसा नोट कोई नहीं आना चाहिए। ठीक, समझदार हो यार, इतना समझो थोड़ा सा, और थोड़ी बात बात कर लिया करो कमेंट्स वमेंट्स करके कि समझ आया नहीं आया। देखो ये तो लगेगा यहाँ पे, अगर इन्होंने एसेट इतने डेट से पहले खरीदा है तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप फेयर मार्केट वैल्यू ले सकते हैं COA, क्योंकि इन्होंने ऐसे क्वेश्चन में किया भी था। न्यू एग्रीकल्चरल जो लैंड है, लिखा नहीं मैंने पूरा सही से, पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ न्यू एग्रीकल्चरल लैंड मस्ट बी एटलीस्ट 3 ईयर्स होना चाहिए। नो कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ रूरल एग्रीकल्चरल लैंड बिकॉज इट इज़ नॉट अ कैपिटल एसेट, पूरा लिख सकते हो आप इसे, इट इज़ नॉट अ कैपिटल एसेट because it is not a capital asset। सही है जी, ऐसा करके आपको नोट लिखना है, जितने आपको ध्यान रह पाए यार,
ज़बरदस्ती थोड़ी ना है, लेकिन नोट लिखना ज़रूरी है ना। आप कुछ चीज़ कैसे कर रहे हैं ये बताना एग्जामिनर को ज़रूरी है। खेल सारा नोट का ही है, यहाँ पे नोट लिखना पड़ता है आपको। आ जाओ थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं चुपचाप से। देखो भाई, अच्छा वाला क्वेश्चन है, बढ़िया वाला क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ना पहले, ठीक है। लो, इस क्वेश्चन में क्या है, मिस काजोल है, उनके पास एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है दिल्ली में जो उन्होंने खरीदी थी 2008 में 1,30,000 की। द हाउस इज सोल्ड, और उन्होंने बेचा 15 लाख में 2018, अपने प्रीवियस ईयर में बेच दिया। एंड अनदर रेजिडेंशियल हाउस बॉट विद इन 7 months एट प्राइस 3,40,000। समझ पा रहे हैं क्या हुआ है? घर बेचा, घर खरीद लिया नया, सिंपल सा है। फिर शी ऑल्सो हैज़ एन अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड, तो एक पार्ट तो क्वेश्चन के अंदर ये था, तो पहले मैं इसी को सॉल्व कर लेता हूँ। और इसको सॉल्व करने से पहले लास्ट वाली लाइन पढ़ लेते हैं। एज्यूम शी इनकर्ड सेलिंग एक्सपेंसेस 1% ऑन सेल ऑफ वैल्यू इन एवरी डील। जितनी भी चीज़ें इन्होंने बेची है, मैं पहले आपकी मदद कर दूँ, इस क्वेश्चन में इन्होंने 3 चीज़ें बेची हैं। घर बेचा है, अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड बेचा है, एंड ज्वेलरी बेची है। तो सभी में 1% का सेलिंग एक्सपेंस सभी डील्स के अंदर यहाँ पे माना जाएगा। तो पहले वाले क्वेश्चन को निपटा लेते हैं फटाफट से। क्या कैलकुलेट होगा? लॉन्ग टर्म, क्यों? क्योंकि 2008 में खरीदा, 18 में बेचा, 10 साल 36 महीने से बहुत ज़्यादा होते हैं, तो लॉन्ग टर्म निकलेगा। तो कंसिडरेशन कितने का है? 15 लाख। देखें जरा, ये 15 लाख, COT 1% ले लेंगे, क्वेश्चन में गिवन था। NSC आ जाएगा, कितने में खरीदा था? 1,30 में खरीदा था 2000। ये कौन सा साल है मुझे बताओ, फटाफट से बताओ। ये दो कौन सा साल पढ़ रहा है ये, और इसका इंडेक्स भी बताना है फिर आपको। साल है ये, कई बच्चे से 8-9 बोल रहे होंगे भैया, कैलेंडर ईयर नहीं है ये है आपका फाइनेंशियल ईयर। यस, 1 अप्रैल से शुरू होता है, तो ये 7-8 है। तो 7-8 में क्या बनेगा? ये 7-8 में 7-8 में 7-8 में, ये रहा 7-8 में बनेगा 129। 129 से डिवाइड करेंगे 130 को, तो यहाँ पे 1,30,000 डिवाइड बाय दिस एंड डिवाइड इंटू 280, आपके पास वैल्यू कन्वर्ट होकर आ जाएगी। तो 1,30,000 ना घटाकर अब 282 घटाएंगे। जितना ज़्यादा घटाने को होता है वो अच्छी बात होती है, तो इंडेक्सेशन अच्छी चीज़ होती है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। फिर इम्प्रूवमेंट क्वेश्चन में था नहीं, ग्रॉस आ गया। फिर इसने नया घर खरीद लिया था, कितने में नया घर खरीद लिया? मैं फास्ट बता रहा हूँ, नहीं समझ आएगा तो बता देना मुझे। 3,40,000 का नया घर खरीद लिया, तो वो एग्जम्पशन मिल जाएगी 54 की, 3,40,000 आराम से, क्योंकि ऊपर घटाने के लिए भी है। आपके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा 8,62,829, दैट्स इट। इसके लिए नोट क्या लिखेंगे? तो यहाँ पे मैं दिखा दूँ आपको नोट। नोट 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 रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट है, पीरियड ऑफ होल्डिंग 36 महीने से ज़्यादा, इसलिए हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे। 54 की एग्जम्पशन यहाँ पे अलाउड होगी, क्यों? अगर आप रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने के बाद। वैसे तो आप यहाँ पे थोड़ा सा और अच्छे से भी लिख सकते थे। एक तो ये इंडिविजुअल है, ऊपर से इसने ये ट्रांसफ़र कराया विद इन 2 years कराया, तो इसको ही इज़ ऑल्सो एलिजिबल फॉर एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54। अगर आपके पास टाइम है एग्जाम में तो लिख दो 1-2 लाइन और अच्छे से, अदरवाइज ठीक है यहाँ पे सिंपल। अब चलते हैं क्वेश्चन के अगले पार्ट पे। शी ऑल्सो हैज़, उनके पास एक और चीज़ थी, क्या? अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड। उनके पास एक शहर में ज़मीन थी, खेती वाली ज़मीन थी, मतलब उस पर खेती करते थे, इन यूपी, विच वॉज बॉट, जो उन्होंने 78 में खरीदी। 2 लाख फेयर मार्केट यहाँ पे इस्तेमाल की जाएगी। 1/4/2001 की फेयर मार्केट वैल्यू दी हुई है 4,50,000। द एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो उन्होंने बेचा 17 लाख रुपए में, कब? 2019, यस 18-19, ये प्रीवियस ईयर है, 18-19 में बेच दिया उन्होंने। एंड विद इन 2 months शी बॉट रूरल एग्रीकल्चरल फार्म, और उन्होंने फिर एक और ज़मीन खरीद ली, 2 महीने के अंदर खरीद ली। वैसे 2 साल होते हैं, लेकिन 2 महीने के अंदर खरीद ली। कितने में? 6 लाख में। किस लिए खरीदी? ऑब्वियस ही बात है यार, पटाटोज उगाने के लिए खरीदी है, ठीक है, शादी थोड़ी ना करेगा उस ज़मीन में, तो उसने खेती बाड़ी करने के लिए दोबारा से खरीद ली। यहीं तक क्वेश्चन है। फिर शी ऑल्सो नया शुरू हो गया, तो इसका मुझे फटाफट से यहाँ पे बना देते हैं। इसको बना तो मैंने पहले से ही रखा है। अच्छा, आप मुझे ये बता दिया करो यार, ये तरीका सही रहता है आपको ऐसे एक्सेल पे बताना, या इसमें भी आपको प्रॉब्लम है? मेरे ख्याल से तो ये तरीका सही है। मुझे ऐसी वीडियोस मिल जाती तो मज़ा आ जाता यार, टाइम बचाने का। ठीक है, बच्चे थोड़ी ना हम यहाँ पे अभी, जो ऐसा कर सकते हैं, हम सीख सकते हैं ऐसी चीज़ें। आओ, आ गया मैं इस पे। तो यहाँ पे सेल कंसिडरेशन कितने का बेचा? वो कितने का बेचा था? यहाँ पे साढ़े, नहीं 17 लाख का बेचा था। तो 17 लाख का ये बेच दिया। 1% सभी डीलों पे कॉस्ट ऑफ ट्रांसफ़र रहेगा। NSC आ जाएगा। कितने का खरीदा था? तो खरीदा तो था 2 लाख में, लेकिन 2 लाख नहीं लेकर हम क्या ले लेते हैं? 4.5 लाख फेयर मार्केट वैल्यू का इस्तेमाल कर लेते हैं। 4.5 लाख डिवाइड 100 इंटू 280 आ जाएगा ICOA। इम्प्रूवमेंट है नहीं, ग्रॉस आ गया। इन्होंने नया रूरल एग्रीकल्चरल ज़मीन खरीदी थी 6 लाख रुपए में। 6 लाख पूरा घट सकता है क्या? 6 लाख ही था ना? हाँ 6 लाख था, मैंने ही गलती कर दी क्या?
नहीं, देखो यहाँ पे 6 लाख भी नहीं घटेगा, मैंने यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक तो कर ही रखी। खैर यहाँ पे यहाँ पे आएगा पूरा ये माइनस होगा 423 ठीक है, 4,23,000। देखो खरीदा था 6 लाख में, लेकिन 6 लाख आप नहीं घटा पाएंगे ना, वाई बिकॉज आपके पास इतना नहीं है घटाने के लिए। तो आपका लॉन्ग टर्म यहाँ पे नील हो गया, मतलब आप टैक्स से बच जाएंगे। ठीक है, अगर मान लो आपका कोई फ्रेंड है और उसने ऐसी डील करी होती, 17 लाख में कोई चीज़ बेची होती 17,000 का खर्चा करके, और उसका ये आ रहा है, वो तो बेचारा इस वाली वैल्यू पे टैक्स भरने जाता। आप उसे बताते रुक जा भाई इंडेक्सेशन कर ले, तो आप अब वो इस पे टैक्स देने जाता। आप उसे फिर क्या गाइड करोगे, भाई एक काम कर कुछ नई प्रॉपर्टी खरीद ले, कहेगा क्या खरीद लूँ, तो आप उसे कई सारे ऑप्शन दे सकते हो। आप उसे बॉन्ड भी खरीदवा सकते हो इस वाले केस में, क्योंकि कुछ भी बेचो बॉन्ड खरीद लो चल जाएगा। और आप उससे अगर खेती की ज़मीन खरीदवाना चाहते हो दोबारा, अगर वो किसान आदमी है तो उसका टैक्स, क्योंकि वो देखो कोई क्यों बेचता है कोई चीज़, अगर मान लो वो दिल्ली में उसकी ज़मीन थी, अब वो कहीं यूपी जा रहा है, यूपी में रहने के लिए जा रहा है, तो वहाँ ज़मीन खरीदेगा तो उसको उस चीज़ का बेनिफिट मिल जाए, समझ रहे ना इस चीज़ के लिए। तो आप उसे सजेस्ट करो कि भाई कितने की खरीद, 6 लाख में खरीद ली चलेगा, लेकिन अगर वो 5 लाख की भी खरीद लेता तब भी एग्जम्पशन पूरी मिल जाती, मतलब टैक्स से बच जाता। 4-23 4.5 लाख की भी खरीद लेता तब भी माफ़ हो जाता, 4-23 की भी खरीद लेता तब भी उसका टैक्स जो है माफ़ हो जाता। सिंपल है ना। तो यहाँ पे एग्जम्पशन के लिए आपको एक वर्ड और यहाँ पे जोड़ देना है, रेस्ट्रिक्टेड। ये एग्जम्पशन जो है रेस्ट्रिक्ट की गई है, सिंपल। इसके लिए भी नोट मैंने वहीं लिख दिए तीनों, अब दिखाऊं दोबारा से, ये लो। अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड कैपिटल एसेट है, पीरियड ऑफ होल्डिंग इतनी है, एंड एग्जम्पशन 54B की इसको यहाँ पे मिल गई है। ठीक है, और मैंने एक नोट नहीं लिखा, ये रेस्ट्रिक्टेड वाला अगर हो सके तो यार लिख देना, मैं वहाँ पे रह गया, वीडियो लंबी बन जाएगी, मैं इतना नहीं बता रहा आपको अभी। ओके, शी ऑल्सो सोल्ड हर ज्वेलरी, उन्होंने बेची है 45,000 रुपये में, विच वॉज बॉट 2001 में उन्होंने खरीदी थी। वो कौन सा ईयर है मुझे बताओगे? यस 2001 वाला साल है ये। 190 में खरीदा था और 12/12/2018 में बेच दिया। द फेयर मार्केट वैल्यू 1/4/2001 की 70,000 है, एंड उन्होंने एक नया फ्रेश ज्वेलरी खरीदी है 2 लाख रुपए की 3 महीने के अंदर अंदर अंदर। तो जल्दी से इसका बना लेते हैं फटाफट से फॉर्मेट। वेयर इज़ माई फॉर्मेट, ये रहा मेरा फॉर्मेट। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म दोबारा से कैलकुलेट होगा। ठीक है, सेल कंसिडरेशन कितने का बेचा था, एक बार फिर देखता हूँ कितने का बेचा था, कितने का, ये तो खरीदा था, यही बेचा था। शी ऑल्सो सोल्ड हर ज्वेलरी वर्थ, जिसकी कीमत 45,000 की है, वो इन्होंने बेचा, तो ये बाइंग वाली वैल्यू है। तो कितने में बेचा? 190 में बेचा। 190 1% सब में कॉस्ट चुका रहा है वो ट्रांसफ़र की, एंड NSC आ जाएगा। उसके बाद इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कितने में खरीदा था? खरीदा तो था उसने 45 में, लेकिन हम 45 ना लेके 70 ले लेंगे, इसको इंडेक्स कर देंगे 70/100 इंटू दिस। इंप्रूवमेंट है नहीं, आपके पास 7900 का यहाँ पे लॉस आ रहा है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लिखा हुआ है कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ तो लॉस का साइन है ना, आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस भी लिख सकते हो, मर्जी आपकी है। ठीक, तो एक में लॉस आया, एक में कुछ नहीं आया, और एक में गेन आया। तो आप मुझे जब इसका सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पे नेट वाला, आप खुद मुझे कमेंट करके बताएंगे कि अगर आपसे पूछा जाए नेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या है, तो आप उसे एडजस्ट करके बताएंगे। देखो यहाँ इसे ठीक कर देता हूँ, यहाँ कुछ नहीं आएगा, ज़ीरो आएगा, नील। ठीक, तो नेट कैसे करेंगे, दिस ये माइनस हो जाएगा, एडजस्ट सेट ऑफ करना पड़ता है आपस में। तो आपके पास नेट लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस या गेन आ जाएगा, जो भी है। गेन है ना, गेन ही लिखना चाहिए, वैसे सही रहता है। ठीक, लॉस आया तो उसे नेगेटिव में ब्रैकेट में शो कर दो, बस और कुछ नहीं है। डन। तो हमने कितने क्वेश्चन कर लिए यहाँ पे? हमने 3 क्वेश्चन कर लिए। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं फटाफट से। यह है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4, इसमें देख लेते हैं फटाफट से क्या है। ओके, मिस्टर नॉडी, किसी ने नॉडी देखा है क्या? आपको मैं नॉडी दिखाता हूँ, बस मुझे 1 मिनट दो। लो आया नॉडी। अगर आप बचपन में छोटे थे तो ज़रूर आपने इस नॉडी को देखा होगा। फटाफट से इस क्वेश्चन को समझते हैं क्या है इस क्वेश्चन के अंदर। तो मिस्टर नॉडी ओन्स, मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? बचपन में तो सब छोटे ही होते हैं, चलो छोड़ो उसे। मिस्टर नॉडी ओन्स अ रेजिडेंशियल हाउस, मतलब इसके पास एक रेजिडेंशियल हाउस था, विच वॉज परचेज बाय हिम 95, जो उसने 95 में खरीदा था 60,000 का। द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द हाउस 1/4/2001 1,70,000 है। तो जब इसने 95 में घर खरीदा है तो ऑब्वियस सी बात है हमें फेयर मार्केट की वैल्यू जो है ज़रूरत हो जाएगी, इस वैल्यू की हमें ज़रूरत पड़ जाएगी आगे जाके। 1,70,000 दिया हुआ है। द हाउस इज सोल्ड बाय हिम, उसने घर बेच दिया कितने का? 2018, अपने 18-19 में बेचा है, 26 लाख रुपए का घर बेचा है। वाओ।
द ब्रोकरेज एंड द अदर एक्सपेंसेस ऑन द ट्रांसफर वर 12,000 जो उन्होंने सारे खर्चे किए हैं घर को बेचने के लिए. एंड द ड्यू डेट इज ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज वी नो वेरी वेल 31 जुलाई 2019 है. 18-19 का जो टैक्स है उसकी ड्यू डेट ITR की है 31/7/2019. कंप्यूट करना है कैपिटल गेन 19-20 के लिए इन द फॉलोइंग सिचुएशन. आपको अलग अलग यहाँ पे सिचुएशन दी हुई है. ठीक, इन सिचुएशन के हिसाब से आपका क्या आंसर आएगा वो. जैसे कि पहला मैं एक बता रहा हूँ आपको. ए बोलता है ही इन्वेस्ट 3 लाख फॉर परचेज ऑफ द न्यू हाउस इतनी तारीख को. मतलब यहाँ तक तो उन्होंने घर बेचा था. अब पहला केस है कि अगर वो 3 लाख रुपए नए घर में को खरीदने में इन्वेस्ट कर लेते हैं, 2 साल के अंदर अंदर उन्होंने घर खरीद लिया, तो क्या होगा. तो वो ऑब्वियस सी बात है, एग्जम्पशन की कहीं ना कहीं ये बातें कर रहा है. कहीं पे कुछ और खरीदेगा, कहीं पे डिपॉजिट करेगा, कहीं पे कुछ करेगा, कहीं पे कुछ करेगा. ऐसे करके 4 केसेस हैं. हम चारों केसेस को एक एक करके करेंगे. उससे पहले मैं जानना चाहता हूँ, क्या आप इसका ग्रॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकाल पाएंगे इतने क्वेश्चन को देखकर. नीचे छोड़ दो इससे ऊपर वाले को. अगर आप ग्रॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकाल पाएंगे तो फटाफट निकाल दो. लॉन्ग टर्म इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि खरीदा कब था 95 में, बेचा कब है 18 में, तो भैया लॉन्ग टर्म ही निकलने वाला है. आप फटाफट से वीडियो पॉज करके क्या निकाल दो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ग्रॉस वाला. फिर उसके बाद मेरी बारी. वीडियो पॉज कर लेना. अब मैं बताऊंगा. वीडियो पॉज मुझे लग रहा है करी नहीं होगी कई लोगों ने, तो मैं बता देता हूँ सीधे सीधे से. ये आपका सॉल्यूशन 4 जिसमें आप कंप्यूट कर रहे हैं, ये ग्रॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तक मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ. हालांकि ये क्वेश्चन पेपर में आया तो नहीं है, आया भी आया ऑनर्स वालों में आया हुआ है, लेकिन ये बीकॉम प्रोग्राम वालों के लिए मैं इसलिए बोल देता हूँ भाई, आपको केसेस देखने को मिल जाएंगे ना अलग अलग, तो देख जरूर लेना. यूँ मत सोचना कि ऑनर्स वालों के लिए तो छोड़ दो. ऑनर्स वालों के लिए इसलिए क्योंकि ये बस ये लेंथी है. इसके अलावा इसमें और कुछ नया नहीं है. ऑनर्स वालों के लिए इसलिए है, BBA वालों के लिए इसलिए है क्योंकि इसमें ज़्यादा केसेस डाल दिए हैं और कुछ नहीं है. ठीक, बाकी सब लोग देखें इसको. तो मैं यहाँ पे ग्रॉस में निकाल रहा था. सेल कंसिडरेशन कितने का बेचा, 26 लाख, और COT 12,000. 26 लाख मैंने गलत कर दिया, 26 लाख. क्वेश्चन में चेंज कर देता हूँ. क्वेश्चन में यहाँ पे हम इसे 26 लाख ना करके 12 लाख कर देते हैं. सॉरी यार, जिसने वीडियो पॉज करके करा होगा उसको सॉरी. तो 12 लाख और उसका 12,000 यहाँ पे, तो 12 लाख 12,000 घटा के NSC आ जाएगा 11,88,000. कितने में खरीदा था, 60,000, बट हम लेंगे यहाँ पे 1,70,000. डिवाइड 100 इंटू 280, आपके पास 4,76,000. एंड देन हमें मिलेगा ग्रॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 7,12,000 रुपये का. सिंपल है. अब यहाँ पे एग्जाम्शन लेनी है, अलग अलग केसेस में एग्जाम्शन आ जाएंगी. तो एग्जाम्शन के लिए अगर ये पेपर में आता तो आप ना ऐसे ना करते. आप क्या करेंगे, ऐसे सोल्यूशन देंगे. पहले तो आप अपने नोट्स लिखेंगे, क्या क्या नोट्स यहाँ पे रिलेवेंट है, वो कैपिटल एसेट है या नहीं, पीरियड ऑफ होल्डिंग 36 महीने से ज़्यादा है तो आप लॉन्ग टर्म कैलकुलेट कर रहे हैं, और एसेट अगर एक्वायर्ड किया हुआ है 1/4/2001 से पहले तो फिर वहाँ पे क्या हो जाएगा, फेयर मार्केट वैल्यू यूज़ करना है. सिंपल. एग्जम्पशन मतलब आपकी ग्रॉस कैपिटल गेन कितनी आ रही है, ये देखो यहाँ पे आई थी मैंने, सब जगह चारों केस में एक जैसी रख दी. एग्जम्पशन यहाँ पे अलग अलग बदलता चला जाएगा डिपेंड ऑन केसेस. तो केसेस यहाँ पे आपको चारों एक एक करके पढ़ेंगे. मैं जरा नोडी को साइड कर देता हूँ पहले यहाँ से. बाय बाय नोडी. ओके, तो पहला केस है ही इन्वेस्ट 3 लाख फॉर परचेज ऑफ न्यू हाउस 14/5/2019. उन्होंने 3 लाख का नया घर खरीदा है. तो कौन सी 54 की एग्जम्पशन मिलेगी, घर बेच के घर खरीदा 54 की एग्जम्पशन. तो नेट कैपिटल गेन कितना आ जाएगा, 4,12,000. सिंपल है, नया कुछ नहीं था इसके अंदर. दूसरा, ही परचेज्ड अ पीस ऑफ लैंड फॉर कंस्ट्रक्शन. उन्होंने एक ज़मीन का टुकड़ा खरीदा है कंस्ट्रक्शन करने के लिए. कब, 12/10/2018. बेचा कब था, 7 में यानी जुलाई में, और अक्टूबर में आके इन्होंने वो ज़मीन का टुकड़ा खरीद लिया 1,60,000 का. एंड डिपॉजिट करा, कितना है ये, कितना है, 1,30,000 CGAS में 15/7/2019 को जमा कर दिया. एंड फर्दर दोबारा से सम 1.5 लाख रुपए का डिपॉजिट करा 31/7/2020 का. तो जब डिपॉजिट की बात आती है तो यहाँ पे हम ITR की ड्यू डेट देख लेते हैं. ITR की ड्यू डेट है 31/7/2019. इससे पहले पहले इसने देखो, एक तो ज़मीन खरीदी है इसने, और ये इसने डिपॉजिट करा है, अलाउड हो जाएगा क्योंकि इस डेट से पहले पहले है. एंड दोबारा इसने डिपॉजिट करा, ये इस डेट के बाद चल जाएगा, ये भी चल जाएगा क्योंकि ऑन और बिफोर, याद रखना, ड्यू डेट को या ड्यू डेट से पहले पहले तक आपको जमा कर देना होता है. याद आ रहा है ना, प्रोविज़न यही लिखा हुआ था, ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ ITR. तो ये भी अलाउड है, और ये 1,30,000 भी अलाउड है, और 1,60,000 भी अलाउड है. तो 54 की एग्जम्पशन यहाँ पे आपको मिलेगी. कितनी हो जाएगी टोटल, जरा गिने एक बार. ओके, मेरा कैलकुलेटर तो यहाँ पे है नहीं. 1,60,000
1,30,000 तो ये आ जाएगा 2,90,000, 2,90,000, 3,90,000 और ये हो जाएगा 4,40,000। तो 4,40,000 मैंने यहाँ पे गलत ले लिया है, 4,40,000 आएगा, 4,40,000। तो आंसर हो जाएगा फिर आपका 272,000। सिंपल है। तो बनाते वक्त गलती हो गई होगी, कोई बात नहीं, माफ़ करो इसके लिए। सी पे आ जाओ फटाफट से। ही इन्वेस्टेड 3,15,000 ऑन कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन करने के लिए 3,15,000 रुपये उसने इन्वेस्ट करे ऑफ एन एडिशनल फ्लोर एट अ रेजिडेंशियल हाउस ऑलरेडी ओन्ड बाय हिम। उसके पास एक घर था, उसने उसी में कंस्ट्रक्शन कर दी, द इन्वेस्टमेंट इज मेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, ये अक्टूबर से दिसंबर तक के बीच में इसने पैसे खर्च करें। तो ये कंस्ट्रक्शन किया, उस पैसों से आपको घर खरीदना था या कंस्ट्रक्शन करना था। तो ये ज़रूरी नहीं है कि कंस्ट्रक्शन आप एक नई ज़मीन पे ही करो, कोई बात नहीं, आपके पास पहले से कोई बिल्डिंग था, एक फ्लोर था, 2 फ्लोर था, आपने उसी के ऊपर कंस्ट्रक्शन कर दी, ठीक, तो वहाँ पे आपने 3,15,000 रुपये जो खर्च करें उसकी आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी केस नंबर सी के अंदर। एंड देन आप घटा के आपका नेट कैपिटल गेन कैलकुलेट होके आ जाएगा। सिंपल है। ओके, लास्ट केस। ही इन्वेस्टेड 3,40,000 इन CGAS। कब? 29/7/2019। अलाउड हो जाएगा इस डेट से पहले। ये देखो यहाँ पे ड्यू डेट थी, उस डेट से पहले आपने डिपॉजिट कर दिया एंड 1,00,000 रुपये डिपॉजिट करा 1/8/2019। इस डेट के बाद है तो ये वाला डिडक्शन, ये वाला एग्जम्पशन आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ 3,40,000 का मिलेगा। आगे कितने जमा कर दिया उसने टोटल? 3,40,000 प्लस 1,00,000, 4,40,000 तो उसने जमा कर दिया, जिसमें से आपको एग्जम्पशन सिर्फ 3,40,000 का मिलेगा। आगे ही परचेज्ड अ हाउस प्रॉपर्टी ऑन, ये 2019 में अगस्त में जाकर उसने प्रॉपर्टी खरीदी है, कितने की? 3,25,000 रुपये की। लेकिन आगे कुछ लिखता है, बाय विड्रॉइंग दिस अमाउंट फ्रॉम द स्कीम। जो स्कीम में आपने पैसा डाला हुआ था उसी में से विड्रॉ करा है, अलग से नहीं करा। अगर अलग से करा होता तो आपको इसका इन दोनों का एग्जम्पशन मिल जाता। लेकिन ये जो पैसा निकाला है ये इसी अमाउंट में से निकाला है जो उसने स्कीम के अंदर जमा करा था। और स्कीम के अंदर जो जमा करा था वो निकालने के लिए ही होता है, विड्रॉ के लिए ही होता है, नहीं तो फिर टैक्स लग जाता है उस पर। कहता है नो फर्दर इन्वेस्टमेंट वर मेड बाय हिम। उसके द्वारा कोई नई फर्दर इन्वेस्टमेंट नहीं की गई है, वो जो इन्वेस्टमेंट हुई है वो उन्हीं में से हुई है जो उसने ऑलरेडी डिपॉजिट करा था। तो कुल मिला के 3,40,000 का आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा। यस, 3,40,000 एंड देन घटा के आपका नेट कैपिटल गेन कैलकुलेट होके आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, प्यारा क्वेश्चन था, मेरे को तो बड़ा पसंद आया। तो अगर आपको भी पसंद आया तो लाइक कर दो वीडियो, मुझे पता लग जाएगा कि आपको पसंद आया। चलते हैं नंबर 5 पर, फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन है 6। 2 क्वेश्चन बचते हैं, टाइम ज़्यादा हो गया लग रहा है ऐसा, कोई बात नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। ये सारे क्वेश्चन आपको नीचे PDF में मिल जाएंगे और वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर डाउनलोड नहीं करना है तो फिर आपको वहाँ पे पेज पे ऑलरेडी लिखे हुए भी मिल जाएंगे, तो मर्जी आपकी, डाउनलोड कर लो या फिर वैसे ही देख लो। वेबसाइट की लिंक दे दूंगा मैं अपने वाली, ठीक, तो वहाँ पे आप डायरेक्टली उसी पेज पे लैंड करेंगे और वहाँ से इन क्वेश्चंस को आराम से, इनके जो सॉल्यूशन है ना ये वाले, इनको भी आपको वहाँ पे मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। सिंपल। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पर। यह है आपका क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन नंबर है? 5 नंबर है। और ये जो क्वेश्चन है ये बेस्ड है आपका सेक्शन 49(1) जो हमने पढ़ा था प्रीवियस ऑनर वाला, ठीक, वो अगर पढ़ा है तो आपको ये क्वेश्चन बड़े प्यार से समझ में आने वाला है। मिसेस रुखसाना, वाओ, मिसेस रुखसाना जी हैं यहाँ पे, उन्होंने परचेज किया एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी 89 में। सिंपल, कितने में? 3,00,000 रुपये में। देखो स्टोरी समझ जाया करो क्वेश्चन की बस। फेयर मार्केट वैल्यू क्यों दी हुई है? क्योंकि इन्होंने 89 में खरीदा है तो हमें ज़रूरत पड़ेगी फेयर मार्केट वैल्यू की, ठीक है, ले लिया। मिसेस रुखसाना डेड, ओ शिट माय गॉड, वो डेथ हो गई उनकी 2005 में आकर। एंड एज पर हर विल, उनकी इच्छा के अनुसार, द प्रॉपर्टी वॉज ट्रांसफर टू हिज 21-year-old डॉटर मिस हसीना। उनकी एक बेटी थी मिस हसीना, उनको उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया अपनी विल के अकॉर्डिंग, ठीक। तो अब विल वगैरह जो बनती है ना, विल एग्रीमेंट जो होता है कि भाई मैं अपनी बेटी के नाम अपनी जो प्रॉपर्टी है ये वो करना चाहती हूँ ट्रांसफ़र, तो उन्होंने अपना जो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी था वो अपनी बेटी के नाम कर दिया। उनकी बेटी अभी 21 साल की है। हसीना जी जो मैडम है उन्होंने बेच दिया उस घर को 2018 में आकर, कितने का? बाप रे, 1,05,00,000 रुपया का, ठीक है, बहुत तेज मैडम है। ब्रोकरेज एंड लीगल एक्सपेंसेस पेड बाय द हसीना एट द टाइम ऑफ सेल वॉज ₹80,000 रुपीज़ का उन्होंने उसको पे करने में 80,000 रुपये खर्च करे। हसीना ने परचेज करा अनदर हाउस प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल हाउस, 2019 में मई में आकर 80 लाख रुपए का एक नया घर खरीद लिया। तो कहीं ना कहीं इन मैडम को एग्जम्पशन भी मिल जाएगी। फॉलोइंग एक्सपेंसेस वर इनकर्ड इन द हाउस, कुछ घर पर कुछ खर्च भी किया गया है। कंस्ट्रक्शन ऑन फर्स्ट फ्लोर पे खर्च किया, फर्स्ट फ्लोर की कंस्ट्रक्शन पे खर्च किया गया। किसने किया? रुखसाना जी ने। कब? 1991 में। घर 98 में खरीदा था,
सॉरी 89 में ख़रीदा था मिसेस रुखसाना जी ने, और उन्होंने ही 90-91 में 2 लाख रुपए का कंस्ट्रक्शन पे खर्च किया, इम्प्रूवमेंट पे खर्च किया। सेकंड फ्लोर बनाने पे फिर से रुखसाना जी ने खर्च किया 2-3 में आके, ठीक है, 4 लाख रुपए का साल 2-3 में आके। फिर थर्ड फ्लोर बनाने के लिए जो खर्च किया वो मिस हसीना ने खर्च किया है 2008 में आके। ये कौन सा साल है? ये 7-8 है ये, ठीक, 7-8, 5 लाख का। एंड यू हैव टू कंप्यूट द कैपिटल गेन इन हैंड्स ऑफ मिसेज रुखसाना एंड मिस हसीना, सॉरी। तो रुखसाना जी के हाथ में कितना कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा और हसीना जी के हाथ में कितना कैपिटल गेन लगेगा वो आपको बताना है। देखो, आपने अगर वो वीडियो देखे तो आपको पता होगा रुखसाना जी के हाथ में कैपिटल गेन नहीं लगेगा। वाई? क्योंकि जो इन्होंने एज अ विल ट्रांसफर किया है, इट इज़ नॉट कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफर। ये वो ट्रांसफर नहीं है जिस ट्रांसफर पर कैपिटल गेन लगता है। तो यू हैव टू राइट अ कमेंट है, यू हैव टू राइट अ नोट। तो क्या लिखोगे? इन हैंड्स ऑफ, पहले तो हेडिंग लगाओ, इन हैंड्स ऑफ रुखसाना, एक हेडिंग ये लग जाएगी। तो इस हेडिंग में क्या लिखोगे? नो कैपिटल गेन इन हैंड्स ऑफ मिसेस रुखसाना बिकॉज विल या फिर गिफ्ट इन इज नॉट कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफर, दैट्स इट। सो देयर इज नो कैपिटल गेन, तो मैंने लिख ही दिया। दूसरी हेडिंग लगाओ कैपिटल गेन इन हैंड्स ऑफ, या फिर मिस हसीना हेडिंग लगाओ, जैसे यहाँ पे मिस रुखसाना लगाया, फिर मिस हसीना, और मिस हसीना जो है उसमें कैलकुलेशन होगी। और उसमें कैसी कैलकुलेशन होगी मैं दिखाता हूँ, ये रही कैलकुलेशन। तो मिस हसीना जी ने, अगर वो केस याद आ रहा हूँ, मैं एक बार फोटो भी दिखा दूँ उसकी, मेरे पास पड़ी है, रुको अभी। यहाँ पर हमने वो केस सीखा था जहाँ पे फादर थे, उन्होंने अपने बेटे को गिफ्ट किया था या फिर इनहेरिट किया था सन को, एंड सन ने फिर उसे बेच दिया था। तो सन के हाथ में जब हम कैपिटल गेन कैलकुलेट कर रहे थे तो सवाल उठता था, यार ये लॉन्ग टर्म होगा या शॉर्ट टर्म, यानी यहाँ से गिने या फिर यहाँ से। तो हमने कहा था ना कि ये सेक्शन 49(1) कहता है पीरियड ऑफ होल्डिंग ओल्ड वाली डेट से लो, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी ओल्ड वाला लो, क्योंकि इसने तो खरीदा नहीं है। तो इसके लिए COA क्या लेंगे? तो वही जो प्रीवियस ओनर ने जितने में लिया था वही इसके लिए क्या हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगा। और अगर चाहे इसने जो इम्प्रूवमेंट पे खर्च किया है वो सारा आप कंसिडर, इसके अंदर कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन में देखें तो हसीना जी को ये कब मिला था? हसीना जी को ये मिला था, डेड हुई थी 2005 में, 2005 में मिला था ये हसीना जी को। तो 5 से भी अगर हम हिसाब लगाएंगे तो भी लॉन्ग टर्म ही बैठ रहा है। अदरवाइज हिसाब कहाँ से लगाना है? जब से इन्होंने एक्चुअल में प्रीवियस वाले ने खरीदा था, रुखसाना जी ने खरीदा था 89 में, और 18 में बिका, लॉन्ग टर्म हो रहा है। तो हम यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैलकुलेट करेंगे, लॉन्ग टर्म नीचे निकलेगा। कितने का बेचा मैडम ने बेचा था 1,50,00,000, 1,50,00,000 का, बिल्कुल सही। कॉस्ट ऑफ ट्रांसफ़र कितनी थी? 80,000, याद आ रहा है? लो देख लो, 80,000 का ये वाला 80,000, ठीक। एंड नेट सेल कंसिडरेशन आ जाएगा। इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितने में खरीदा था पुरानी वाली ऑनर ने? 3 लाख का, लेकिन हम 3 लाख ना लेकर 4 लाख ले लेंगे, हमें बेनिफिट भी हो रहा है, ज़्यादा अमाउंट भी है। 4 लाख को डिवाइड 100 इंटू 280 आ जाएगा आपके पास एक्विजिशन की कॉस्ट इंडेक्स होने के साथ। इम्प्रूवमेंट यहाँ पे 3 हुई थी, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट वाला इग्नोर करेंगे क्योंकि अगर कंस्ट्रक्शन, हमें पता है इम्प्रूवमेंट अगर 1/4/2001 से पहले की जाती है तो उसे इग्नोर करते हैं, लेते ही नहीं उसे, बोला हुआ था ना। तो इसीलिए मैंने पहले वाले को लिया नहीं है, दूसरे और तीसरे वाले को ले लिया। दूसरा था आपका 4 लाख का, और 2-3 से डिवाइड कर देंगे, 2-3 के अंदर जो भी इंडेक्स है। 2-3 का जो इंडेक्स है मैं दिखा देता हूँ, 2-3 का इंडेक्स है आपका 109। तो मैंने यहाँ पे 109 से ही डिवाइड करा है, यहाँ डिवाइड करा है 105 से। 105 ही था ना यार, मैंने 105 ही देखा था क्या? एक मिनट, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया शायद। 2-3 के अंदर अबे यार 2-3, सॉरी 2-3 105 ही है। यस, सही है, मैं सही हूँ यहाँ पे। मेरे को लगा कहीं एरर ना हो। अच्छा, एरर हो जाता है ना तो नीचे कमेंट करके बता दिया करो यार, ठीक, ताकि मैं वो नीचे कमेंट को पिन करके और बच्चे देखेंगे तो उनको यार कहीं भटकना ना पड़े। ओके, तीसरा इम्प्रूवमेंट कितने का है यहाँ पे? 5 लाख का। और कौन सा साल है ये? 7-8। कई लोग इसे 8-9 बोलते हैं, 8-9 नहीं है ये, फाइनेंशियल ईयर का ये 7-8 है। तो 7-8 का इंडेक्स बताओ मुझे कितना आ रहा है? 7-8 का इंडेक्स है, 7-8 का 129, 129 रुपया नहीं, इंडेक्स है वो, सॉरी। 129 से डिवाइड करा, 280 से इंटू करा, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। आप घटाएं इन दोनों वैल्यूज़ को जो भी हैं, तो आपके पास यहाँ पे ग्रॉस आ जाएगा, दैट्स इट। अब यहाँ पे मिस हसीना जी ने एक नया घर खरीदा था, कितने का? 80 लाख का। 2 साल के अंदर अंदर खरीद लिया था, 80 लाख का घर खरीदा है। यहाँ पे हम 80 लाख घटाने जा रहे थे, लेकिन हमारे पास 80 लाख घटाने के लिए तो इतना है ही नहीं ना, तो हम अपनी एग्जम्पशन को क्या कर देंगे? रेस्ट्रिक्टेड कर देंगे। छोटी छोटी बातों में परेशान ना होना,
पिछले क्वेश्चन में मैंने रेस्ट्रिक्टेड यहाँ लिखा था, अब यहाँ लिख दिया, तो यार इन चीज़ों से बचो। कॉमन सेंस है, कहीं भी लिख दो यार, लिखना है बस आपको ये बताना है कि यहाँ एग्जाम्शन ये वाली जो है रेस्ट्रिक्टेड हो रही है। कोई रूल हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि भैया यहीं लिखना है, यहीं लिखना है, लिख दो कहीं पे भी। तो आप कितना घटा लेंगे, जितना ऊपर है वो सारा घट जाएगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निल हो जाएगा, आपको कोई टैक्स नहीं देना, सिंपल, बच गए टैक्स से। अगर बात करूँ नोट्स की, तो नोट्स में क्या क्या आ जाएगा, नोट्स देख लेते हैं फटाफट से। तो नोट्स हैं आपके, नोट्स 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 कहाँ गया, ये रहा, एक मिनट और, ये रहा नोट्स। पहला वही है कि भैया कैपिटल एसेट है ये, दूसरा पीरियड ऑफ होल्डिंग बताओ उसका। एग्जाम्शन नहीं मिलेगी अगर CGAS में आफ्टर ड्यू डेट डाला जाता है अमाउंट, और इम्प्रूवमेंट अगर 1 साल से पहले है तो इग्नोर करी जाती है। एसेट अगर इस डेट से पहले खरीदा है तो फेयर मार्केट वैल्यू लिया जाता है। एंड ये भी लिख देना, नो कैपिटल गेन इन हैंड्स ऑफ मिसेस रुखसाना बिकॉज विल एंड गिफ्ट इज नॉट कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफर। वैसे ही हम लिख चुके हैं, ये बात हम लिख चुके हैं, ना भी लिखो क्योंकि हमने सबसे पहले यही बात लिखी थी यहाँ पे, ठीक। तो ये लिख दी, तो दोबारा ये ना लिखें, तो मैंने ऐसी लिख दी, इसलिए बोल्ड करके लिखा है ताकि मैं इसे बाद में मना कर पाऊँ। सिंपल, ये वाला क्वेश्चन भी हमने कर लिया है। यार नहीं समझ में आ रहा हो प्लीज़ मुझे बता देना, बता देना, बता देना, ठीक। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। वाह, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6, जो कि शुरू होता है कैसे, मिस्टर टार्जन। इनको भी देखा होगा शायद आपने, मिस्टर टार्जन है ये, और देखिए ना ये वाली सीरीज बचपन में, बिल्कुल सही। तो मिस्टर टार्जन जी ने क्या किया है कि सोल्ड किया है एक हाउस प्रॉपर्टी जो सिचुएटेड था पुणे, पुणे पुणे सॉरी पुणे ही है ये, ठीक, मुंबई वाला। तो टार्जन ने सोल्ड किया, ठीक है, घर सोल्ड किया जो पुणे में है 2018 मतलब 18-19 प्रीवियस ईयर में सोल्ड किया 60 लाख रुपए का, ठीक है। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जिस घर की कितनी है, 66 लाख, मतलब सरकार की नज़र में जिस घर की वैल्यू जो थी, वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो थी वो 66 लाख थी, आपने उसे बेचा 60 लाख में। एंड एक्सपेंसेस उसे बेचते वक्त 50,000 का किया। द प्रॉपर्टी वॉज परचेज की गई थी 2007 में, 5 लाख रुपए में आपने उसे ऑलरेडी खरीदा था पहले। टू अवेल द एग्जाम्शन ऑफ 56, अवेल द एग्जाम्शन अंडर सेक्शन 56 की एग्जाम्शन लेने के लिए उसने क्या करा, ही डिपॉजिट्स 30 लाख रुपए, वो डिपॉजिट करता है 30 लाख रुपए, कहाँ, CGAS में, मई 2019 में। अब मई 2019, और याद करो ITR की ड्यू डेट होती है 31 जुलाई, तो 31 जुलाई यानी 31/7/2019 से तो पहले ही जमा कर दिया। सब्सिक्वेंटली ही परचेज द न्यू हाउस प्रॉपर्टी, और उसके बाद तुरंत वो एक नया घर खरीद लेता है, 1/6 को, मतलब 1/5 को उसने डिपॉजिट करा, 1/6 को उसने घर खरीद लिया 25 लाख का, ठीक है। 30 लाख वहां जमा करे, 25 लाख का घर खरीद लिया। ब्रैकेट में लिखता है इन्वेस्टमेंट इज फाइनेंस्ड बाय विड्रॉइंग फ्रॉम CGAS। जो पैसा आया है ना वो कहाँ से आया है, उसी अकाउंट से विड्रॉ करके आया है, अलग से 25 लाख नहीं लगाया। अलग से लगाया होता तो इसे 45 लाख का एग्जाम्शन मिल जाता दोनों को मिला के, लेकिन इसने उसी में से विड्रॉ किया है, तो इसका मतलब इसे एग्जाम्शन सिर्फ 30 लाख का मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे वो 5 लाख जो उस अकाउंट के अंदर डिपॉजिट है उसका क्या, तो वो वैसे ही पड़ा है, वो उससे फिर दोबारा प्रॉपर्टी खरीद सकता है 2 साल के अंदर अंदर। नहीं खरीदेगा तो बाद में जाके टैक्स हो जाएगा, क्योंकि इसने 30 लाख रुपए जो की एग्जाम्शन ले ली होगी ना, जैसे ये डिपॉजिट कर देता है, अभी खरीदे कभी भी 2 साल के अंदर अंदर ही खरीदेगा, लेकिन इसने क्या करा, एग्जाम्शन फट से पाने के लिए इसने जब तक क्या कर दिया, उस अकाउंट के अंदर डिपॉजिट कर दिया पैसे को, तो इसको एग्जाम्शन मिल जाएगी 30 लाख की पूरी। बाद में इसने 25 लाख का घर खरीदा है, ठीक है, ओके। 2 साल बाद या 3 साल बाद अगर ये घर ना बना पाए उस 5 लाख से, या ना खरीद पाए, तो फिर उस पर उसे टैक्स देना पड़ जाएगा लॉन्ग टर्म के नाम पर। तो अब सवाल इसमें ये उठता है, ये केस जो है, ये पता है आपको, मैंने एक केस करवाया था कि रियल इस्टेट जब आप लेन देन करते हो, यहाँ पे रियल इस्टेट ही तो है, हाउस प्रॉपर्टी, तो ऐसे इमूवल प्रॉपर्टी जब आप बेचते हो तो वहाँ पर जो सेल कंसिडरेशन है वो क्या लिया जाएगा, जितने में आपने एक्चुअल में बेचा या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। तो कहता है विच एवर इज़ हायर, जो इसमें से हायर है वो आपको लेना पड़ेगा। सरकार की नज़र में इसकी वैल्यू 66 लाख है, आपने सस्ते में बेचा है, हम नहीं जानते, सरकार कह रही है। आप की जो इनकम मानी जाएगी, सेल कंसिडरेशन माना जाएगा, वो 66 लाख माना जाएगा। तो 66 लाख से यहाँ पे काम करना पड़ जाएगा। अच्छा, ये जो मैंने बोला अभी कि 60 लाख या 66 लाख, मतलब जो आपने एक्चुअल में सेल करा है वो वैल्यू, सेल वैल्यू या फिर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, इनमें से हायर वैल्यू लेनी है, ऐसा कौन कहता है? ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा कौन कहता है? कानून कहता है। कौन सा कानून? इनकम टैक्स एक्ट 1961। उसके अंदर सेक्शन है एक 50C, ठीक है। सेक्शन 50C जो है वो आपको कहता है कि भैया जब ऐसी सिचुएशन आए, आप कोई भी मूल प्रॉपर्टी बेच रहे हो, तो सुनो, आपको क्या करना है, सेल वैल्यू जो आपकी है वो और आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो इनमें से हायर है वो वैल्यू लेकर काम कर लेना। समझ में आ रही है?
हमने कहा ठीक है, तो हम वैसे ही काम करेंगे। हम क्या लेंगे, 66 लाख ले लेंगे। आ जाओ आंसर में, ये रहा सॉल्यूशन। 66 लाख मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। कॉस्ट ऑफ ट्रांसफ़र मैंने 50,000 लिए। देखें एक बार क्वेश्चन को, यस 50,000 की है। फिर आपके पास नेट सेल कंसिडरेशन आ गया। एक्वायर कितने का करा था, एक्वायर मतलब बाय कितने में करा था, 5 लाख का। 2007-8 में खरीदा है ये, देखो 7-8 है ये। 5 लाख डिवाइडेड बाय 7-8 का इंडेक्स, 7-8 का इंडेक्स 129, 7-8 का इंडेक्स 129, 129 से डिवाइड मल्टीप्लाई अपने प्रीवियस ईयर के इंडेक्स से 280। यार ये जो इंडेक्स है ना, ये आपको क्वेश्चन में ही अवेलेबल होते हैं, क्वेश्चन पेपर के अंदर ही। हाँ, पूरी लिस्ट नहीं मिलेगी आपको, क्वेश्चन तो एक ही आएगा कैपिटल गेन का, तो आपको वो वाले ईयर के इंडेक्स मिल जाएंगे जिसकी आपको वहाँ पे ज़रूरत होगी, टेंशन मतलब। अदरवाइज आपको ये वाला तो याद हो जाना चाहिए 100, और ये वाला अपना वाला 280, इतना तो कर सकते हो। तो यहाँ पे आपने इसे करा, जो भी करा, खिचड़ी पकाई इसकी, आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। देन आपके पास ग्रॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया। अब एग्जामिशन के लिए इन भाई साहब ने कुछ करा है क्या, हाँ इन्होंने डिपॉजिट करा था 30 लाख रुपए। तो 30 लाख रुपए पूरा घटा सकता है, घटाने के लिए है, हाँ है घटाने के लिए। ऊपर 54 लाख का ग्रॉस पड़ा हुआ है हमारे पास लगभग, तो 30 लाख आराम से घटा लो, कोई रेस्ट्रिक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। बचे हुए पे ये टैक्स दे देगा। टैक्स कैसे निकालते हैं वो मैं अभी तक नहीं सिखाया मैंने किसी भी वीडियो के अंदर। टैक्स निकालने की कैलकुलेशन हम बाद में करेंगे, अभी नहीं करेंगे, ठीक। क्या क्या यहाँ पे रिलेवेंट जो हमारे सेक्शंस हैं, मतलब जो नोट्स हैं वो काम आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे नोट्स जो हैं वो ये रहेंगे। पहला नोट, अगर सेक्शन याद है तो ठीक है, नहीं तो एज पर सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है, थोड़ी सी चालाकी। एज पर सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 सेल कंसिडरेशन विल बी हायर ऑफ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और सेल वैल्यू, ऐसे आप लिख के आ सकते हो। और 50C याद है तो अच्छी बात है यार। हेयर रेजिडेंशियल एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको थोड़ा ना सेक्शन वाइज चीज़ों को कर दूंगा कि भैया इस सेक्शन के किस चैप्टर के कौन कौन से सेक्शंस हैं, अगर आप उनको चाहो। देखो पढ़ तो आपने लिए ही होंगे सारी चीज़ें, मेरे को लग रहा है जहाँ से भी पढ़े होंगे, लेकिन अगर उनके नाम हम जान लें सेक्शन वाइज तो फिर मज़ा आ जाएगा। ओके, फिर हेयर रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट है, उसका पीरियड ऑफ होल्डिंग बता दो, और जो अमाउंट डिपॉजिट करा है ड्यू डेट के बाद नहीं होगा, आप उसे ऐसे बता सकते हो। और यहाँ पे 25 लाख घर कितने में खरीदा था, ओके ये 1 मिनट से पढ़ लेते हैं यार। अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू CGAS शुड बी विड्रॉल फॉर प्रिस्क्राइब्ड पर्पस, अदरवाइज इट शैल बी टैक्स्ड आफ्टर अ गिवन, ठीक है सही है, गिवन आफ्टर अ गिवन टाइम, आफ्टर अ गिवन टाइम, यहाँ पे थोड़ा सही कर देते हैं, ठीक। मतलब आपको उसको यूटिलाइज करना है उस पैसे को, नहीं करा तो वो आफ्टर गिवन प्रिस्क्राइब्ड टाइम के बाद वो जो है टैक्सेबल हो जाता है ना। एंड उसके बाद हेयर ओनली 25 लाख इज़ यूज फॉर बाइंग न्यू RHP, यहाँ पे जो है 25 लाख ही इस्तेमाल किया गया है नया घर खरीदने के लिए, तो इससे लेना देना नहीं है हमें बस 30 लाख का यहाँ पे एग्जम्पशन लेना था, दैट इज़ इनफ, सिंपल। तो हमने 6 क्वेश्चन कर लिए हैं यार, 6 के 6 क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आशा करता हूँ यार समझ में आई होगी, गला दर्द हो गया भाई बोल बोल के, बस अब लाइक का इंतज़ार है, कमेंट्स का इंतज़ार है, और डिसलाइक भी दे सकते हो, ज़बरदस्ती नहीं है, अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक दबा देना। लेकिन अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो 100% आपको कुछ तो पल्ले पड़ा होगा, कुछ तो समझ आया होगा। इसके बाद मैं सीरीज़ शुरू करूँगा रेजिडेंशियल स्टेटस की, और रेजिडेंशियल स्टेटस इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, पहली बता दूँ, आता ही आता है, 100% क्वेश्चन आएगा वहाँ से, तो इसलिए यार उस चैप्टर को पूरा ज़रूर अच्छे से देखना, ठीक। चलते हैं फिर, इस वीडियो में इतना काफ़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद मुझको सुनने के लिए, मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में नई एनर्जी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, घर पे रहिए यार।